अच्छा, हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीख लिया, ऑल्दो वो जो फॉर्मेट है जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो जर्नल का फॉर्मेट है, तमाम ट्रांजैक्शंस उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि वो फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम्स हमें नजर आते हैं, तो हम उस फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं अपनी इनिशियल लर्निंग के लिए, ठीक है, और उसी फॉर्मेट में ही रह के सोचेंगे डेबिट क्रेडिट को। अच्छा, तो जब हमारे पास ट्रांजैक्शन आती है, ट्रांजैक्शन मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर होती है जिसमें कोई लेन देन मौजूद है, कोई इकोनॉमिक लेन देन, मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू इज what we get or something is value is what we are giving, no, that's transaction। तो उस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो होती है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्या वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में से कोई एक होगी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है ना, कि पहली एंट्री जहां पर हम करते हैं ट्रांजेक्शन की, वो 6 अदद है। उन 6 में से अभी मैंने सिर्फ एक आपको बताई, और उसी में रहते हुए आप अगला स्टेज इसके बाद वाला सीखना शुरू कर दोगे। हालांकि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री 6 अदद हैं, जिसके अंदर हर तरह की ट्रांजेक्शन जनरल में नहीं जाती है, ठीक है। जैसे एक मिसाल है, जो ट्रांजेक्शन ऐसी है कि जिसके अंदर कैश की कोई लेन देन हुई है, तो जनरल नहीं कैश बुक में जाती है। कैश बुक एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। तो जनरल कैश बुक, इन दो के अलावा भी 4 और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, ठीक है। लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ। हम अभी सिर्फ जनरल में सब कुछ रिकॉर्ड करें, चाहे वो कैश की ट्रांजेक्शन हो, उधार की ट्रांजेक्शन हो, या किसी किस्म की ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग के बाद जब तमाम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग कर जाते हैं, तो उसके बाद अगला मरहला होता है उसका पोस्टिंग का। रिकॉर्ड करने के बाद क्या होती है, और पोस्टिंग की जाती है लेजर्स के अंदर। इसमें की जाती है, देखोगे अभी वो क्या है। और फिर लेजर्स से बात होते हुए आगे बढ़ती है, वो जाती है ट्रायल बैलेंस पे, और ट्रायल बैलेंस के बाद, ठीक है, बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के जरिए आप बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही मैंने आपको बताया जो 5 हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा वॉक थ्रू है किसी ट्रांजेक्शन का। तो उस वॉक थ्रू में से हम मिनिमल अप्रोच पे चल रहे हैं। मिनिमल मतलब एक चीज सीखा और आगे बढ़े। जैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एक सीख ली, अभी तमाम ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड कर रहा है, बाद में तमाम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सीखते रहेंगे। लेकिन हमें डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सीखना था, इसलिए हमने एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री से सीख लिया वो। अब हम डायरेक्ट पोस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं, लेजर पोस्टिंग, ठीक है। जब लेजर पोस्टिंग करेंगे मुकम्मल, फिर ट्रायल बैलेंस पाएंगे और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ट्रांजेक्शन हमारे पास किस फॉर्म में होती है। कहते हैं हमारे सामने ट्रांजेक्शन आई, तो आपके सामने तो एग्जाम में लिखी हुई आती है। रियल लाइफ में जब आप अकाउंटेंट हो गए तो लिखी हुई थोड़ी देगा कोई, बैठा बंदा लिस्ट देखता जा रहा है। अच्छा, माल बिका, टक बिस्किट बिके, टक बिस्किट सोल्ड फॉर एग्जाम्पल 10 पैकेट टक बिस्किट के बेचे, सोल्ड फॉर 500 रुपीज। अब क्या बिका, कोल्ड ड्रिंक बिकी। कोई लिख नहीं रहा होगा, वो कहेगा जितनी देर में जुमला लिख रहा हूँ इससे तो मैं डबल एंट्री ना बना डेबिट क्रेडिट। सो ट्रांजेक्शन होती हुई देख रहा है और मतलब रिकॉर्डिंग डायरेक्टली कर सकता है। ट्रांजेक्शन लिखेगा थोड़ी उर्दू इंग्लिश जुमलों में। सेम विद यू, अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आप कहोगे कि यार मैं अगर पूरी ट्रांजेक्शन इंग्लिश के जुमलों में लिखूं, इससे बेहतर तो एंट्री बना लो डेबिट क्रेडिट करके पूरी। लेकिन क्या मैं बिजनेस एक्टिविटी जो होती है मुझे नजर आ रही है कि मेरे काउंटर से जो माल बिक रहा है उसके बदले जो पैसा आ रहा है, तो उसको देख के डिसाइड कर लूंगा कैश डेबिट सेल क्रेडिट। छोटे बिजनेस में शायद हो जाए, बहुत ही एक दुकान जितना बिजनेस हो। लेकिन एक सुपर स्टोर जितना बिजनेस हो या कोई बड़ी कंपनी हो, वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं कि क्या प्रूफ है कि ये सेल हुई है। तो अगर किसी सुपर स्टोर में जाओगे तो उनके पास प्रूफ होता है, वो जो रसीद निकल रही होती है दबा दबा जो सब चार्ज हो रहता है गुड्स, और उससे पूरा बिल बनता है और वो देता है, और उसके साथ जब वो कैश पे करता है तो कैश की रसीद साथ अटैच होती है। अक्सर वही रसीद ही कैश की रसीद भी बन जाती है, अक्सर वो अलग बिल होता है और उसकी कैश की स्लिप अलग होती है, ऐसा भी होता है। बहरहाल द पॉइंट इज, वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें बैठ के अकाउंटेंट देख नहीं रहा होता। इतने सारे काउंटर है, कितनी जगह देखेगा। तो क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं बीच में। ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रसीदें होती हैं, इनवॉइसेस होती हैं, या बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट को बैंक से मंगवाते, बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं और हमें पता चलता है बैंक चार्जेस बैंक ने काटे, तो हम करते हैं बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। इसी तरीके से हमने चेक अगर बैंक में जमा कराया तो उसकी डिपॉजिट स्लिप की एक कॉपी होती है आपके पास एविडेंस के तौर पे, तो आप अकाउंटेंट को जाके देते हो, अकाउंटेंट वो डिपॉजिट स्लिप देख के उसको रियलाइज होता है ठीक है हमारे बैंक में पैसा आएगा, इसका मतलब बैंक में पैसा जमा हुआ है, तो बैंक डेबिट, ठीक है।
तो इस तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं, जो बताते हैं कि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए। उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देख के रिकॉर्डिंग करनी होती है रियल लाइफ में। लेकिन आप लोगों को तो लिखे हुए जुमले मिले हुए, उन लिखे हुए जुमलों की सूरत में आपको मिली हुई ट्रांजेक्शन और उनको देख के रिकॉर्डिंग करो। इतना क्लियर है? तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के जरिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं रियल लाइफ में, लेकिन आप लोगों को ट्रांजेक्शन लिखी हुई आई है, मिलती है, आप उसके जरिए रिकॉर्डिंग करें। ठीक है, तो एक वॉक थ्रू पूरा ही मैंने बताया। इस वॉक थ्रू को यहाँ पर अब जरा देखते हैं। लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए क्या है, पहले ट्रांजेक्शन हमारे सामने होती हैं, वो ट्रांजेक्शन को हम एंटर करते हैं किसी भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जिससे वो ताल्लुक रखती है। आप लोग जनरल में करते हैं उसका रिकॉर्ड फिलहाल सो फार आप ये कर रहे हो अभी। ठीक है, फिर वो तमाम जो ट्रांजेक्शन एंटर हो गए थ्रू आउट द ईयर, आप ये इमेजिन करना पूरे साल हमने ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर रिकॉर्ड की, वो पूरे साल रिकॉर्ड होती चली आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम उसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे ही वैसे वो लेजर में भी ट्रांसफर हो रही है, वो एक एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये समझना, वो वैसे वैसे लेजर में ट्रांजेक्शन पोस्ट होती चली आ रही। हमने जहाँ एंटर किया है वहां एंट्री के बाद लेजर में पोस्ट भी करना है। लेजर में जो हमने पोस्ट किया है पूरे साल ये दोनों एक्टिविटी चलती रहेगी, एंटर करना, पोस्ट करना, हर ट्रांजेक्शन। फिर साल खत्म होगा तो जो मेरे लेजर्स हैं उनको मैं क्लोज करूंगा, बैलेंस करूंगा कि टोटल क्या ट्रांजेक्शन हुई उस साल। वो लेजर्स क्या है, हर अकाउंट के लिए, हर अकाउंट के लिए एक अलग टी अकाउंट बनता है, एक अलग लेजर बनता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कैश है, कैश का एक अलग टी शेप का अकाउंट बनेगा, बैंक है उसका एक अलग टी शेप का अकाउंट बनेगा। ठीक है, अकाउंट्स पेबल मिस्टर अली उनका अलग अकाउंट बनेगा, अकाउंट पेबल मिस्टर हुसैन उनका अलग टी अकाउंट बनेगा, ताकि मिस्टर अली के हमें कितने पैसे देने थे वो एक तरफ आ जाए और जितने दे चुके वो कट जाए तो पता चले मिस्टर अली को कितने देने बाकी है। वो सारे पेबल एक साथ मिक्स कर देंगे तो पता नहीं चलेगा नेट कि मिस्टर अली को कितने देने बाकी, तो वो पढ़ने जा रहे हैं अभी हम। Once business transactions have been recorded in the books of private entity, then they need to be summarized. ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद समराइज होना जरूरी है, तो वो समराइज होती है लेजर्स के अंदर के कितनी दफा अलग अलग डेबिट क्रेडिट हुआ है कैश। अगर वो उसका एक कैश का टी बना दो तो एनी टाइम अगर आपको बैलेंस मालूम करना हो तो उस टी का डेबिट माइनस क्रेडिट आप बता दोगे कितना कैश हमारे पास बचा है। ठीक है, सो वो लेजर अकाउंट जो है वो टी अकाउंट्स इस शेप में होता है। ठीक है, ये इसकी एक मिसाल बनी हुई है। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा एक थोड़ी फॉर्मेटेड मिसाल है, मैं इस फॉर्मेटेड मिसाल से पहले एक वर्जन हल्का वाला बनाता हूँ। ये मेरा कैश का टी अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है, कैश के टी अकाउंट में मेरा जितनी दफ़ा कैश डेबिट हुआ है मैं डेबिट करूँगा, जितनी दफ़ा क्रेडिट हुआ है क्रेडिट करूँगा। मैं कोई सवाल उठाता हूँ जो पीछे हुआ हो, अब मैं यहाँ मुझसे कोई पूछे कि कितने बनने हैं टी अकाउंट, तो आप क्या बता, मतलब हर यूनिक लाइन आइटम के लिए एक टी अकाउंट बनना है। ठीक है, जैसे कि कैश है, एक टी कैश का बनेगा, एक कैपिटल का बनेगा, एक ऑफिस इक्विपमेंट का बनेगा, एक अकाउंट्स पेबल का बनेगा। अभी अकाउंट्स पेबल के साथ नाम नहीं लिखा हो तो एक ही बना सकते हैं, और ना अगर नाम लिखा तो अलग अलग नामों के साथ अलग अलग अकाउंट्स पेबल का टी बनता। ठीक है ना, क्योंकि हर अलग बंदे का अलग खाता कहलाएगा, अलग अकाउंट कहलाएगा। लेकिन अभी एक ही अकाउंट पेबल है और नाम भी नहीं लिखा, तो मतलब ये किसी एक का ही होगा। इन्वेंट्री का बना दो, चलो इन्वेंट्री नहीं, यहाँ पर परचेज लिखा होना चाहिए था एक्चुअली, अब मैं काट रहा हूँ क्योंकि कैश पे परचेज किए ना, परचेजेस। ठीक है, कैश का ऑलरेडी बन चुका है ऊपर, अकाउंट रिसीवेबल का एक बनेगा, सेल्स का एक बनेगा, कैश का बन चुका है, लोन्स पेबल का बनेगा, और लोन्स पेबल और कैश ऊपर बन चुका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ 8 टी अकाउंट्स बनेंगे। सही, तो उसमें से ये एक है। लेकिन इस फिलहाल मैं एक के अंदर सारी पोस्टिंग कर रहा हूँ, आपको एक एक करके नहीं करनी है, आपको कैसे करनी है वो प्रोसेस बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ कैश को देख रहा हूँ। कैश डेबिट हुआ $20,000 से, डॉलर का साइन लगा दिया और डेट यहाँ डाल दूँ। डेट क्या है, 1 मई। फिर कैश क्रेडिट हुआ $3,000 से 5 जुलाई को, $3,000 से क्रेडिट हुआ। ये तो समझ गए ना कि क्रेडिट का कॉलम है और डेबिट का कॉलम है। ठीक है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और ये जुलाई में कोई 7वें महीने में, पता नहीं कौन सी, शायद 5 जुलाई थी, 3,000 से क्रेडिट हुआ। तो ये भी हमारी रिकॉर्ड हो गई, ये भी रिकॉर्ड हो गई। फिर ये कैश डेबिट हुआ $10,000 से 20 सितंबर को, तो डेबिट साइड पे $10,000 20 सितंबर के। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो। और कैश क्रेडिट हुआ $1,000 से 31 अक्टूबर को। $1,000। ठीक है, तो हमारे पास ये समराइज हो गया।
कैश का अकाउंट। क्लियर है? और अगर कोई पूछना चाहे कि बताओ हमारे पास कैश कितना बचा है, अभी नहीं कहना 20 और 10 30, उसमें से गया भी है, तो जो आया था उसमें से गया हुआ माइनस कर दो, तो कितना बचा? 30 माइनस 4 26,000। ठीक है ना? तो भारी कौन सी साइड है? तो यहां लिख देंगे 26,000। ठीक है ना? ये बैलेंस यहाँ, ठीक है ना, ये भारी है। क्लियर है बेटा? एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मैंने लिखा है गलत लिखा है। अकाउंटिंग हमेशा बैलेंस्ड होती है टोटल्स में, टोटल बैलेंस्ड होंगे। अब ये टोटल बैलेंस ही नहीं हो रहे, ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा टोटल। इसको 1 मिनट के लिए हटा भी दो अगर, तब भी बैलेंस नहीं हो रहे। ये 30 है, भारी साइड दोनों तरफ लिखो 30 और वहां भी 30, ये भारी साइड है ना, ये हमें पता है भारी साइड है। अब इस वाली साइड को उस साइड से बराबर करने के लिए कितना लिखना है नंबर? 26,000 एग्जैक्टली। तो आप समझ लो, आपने 26,000 का एक तराजू है समझो ये, और तराजू में एक बट्टे की सपोर्ट ले लीजिए, 26,000 का एक वेट है, तो 26,000 का वेट यहां रखना पड़ा ताकि तराजू बैलेंस हो जाए। लेकिन 26,000 का वेट यहां रखने का मतलब ये नहीं कि ये साइड का बैलेंस है, क्रेडिट साइड भारी है, भारी डेबिट साइड ही है, वो तो बैलेंस करने के लिए यहां रखा है हमने 26,000। क्लियर हो रही है? तो ऐसे कर, और इसको यहां नहीं लिखूंगा 26,000 क्योंकि बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर है ना ये 26,000, बस टोटल की लाइन से एक स्टेप ऊपर। सही है? तो ये और मैं मतलब जो भी मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, मेरा जुलाई से शुरू, मतलब मेरा पता नहीं जनवरी से शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है, मैं लेट्स सपोज 31 दिसंबर में खत्म हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड। साल के आखिरी तारीख में ये समराइज करते हैं उसको, डेबिट माइनस क्रेडिट करके, जो साइड हल्की होती है उसको एक सपोर्ट दे देता है, कितनी, ताकि वो दोनों साइडों का टोटल भारी आ जाए। लेकिन वो जो सपोर्ट दी है उस सपोर्ट को आप ये मत बोलना कि 26,000 क्रेडिट बैलेंस है, नहीं, ये 26,000 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे डेबिट बैलेंस को, लिखा क्रेडिट पे लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डेबिट बैलेंस को। जरूरी मैंने एक साथ पूरा ही आपको टी अकाउंट समझा दिया। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है, फिर उसको अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड भी करता है, उसको बाद में देखते रहना, अभी वो कहानी नहीं हमारी। अभी आप समझो सिर्फ और सिर्फ जितनी मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, जैसे एक रेड लाइन बनाता हूँ कि उसके ऊपर ऊपर देखना है, इस रेड लाइन का जो बॉक्स है ना उसकी हद तक आपने देखना है। ठीक है? नीचे नजर छोड़ दो, नहीं मारो। सो क्या हुआ? बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 था, कि पहले से कुछ भी नहीं था, 1 लाख ओनर लेके आया बिजनेस में, एक कैश आया ना, कैश डेबिट हुआ 1 लाख से, फिर कैश क्रेडिट हुआ 20,000 से, कैश क्रेडिट हुआ 10,000 से। अब 1 लाख टोटल यहां पर बन रहा है और 20 और 10 30 वहां बन रहा है, तो आपने कहा भारी वाली साइड दोनों तरफ लिख दो, 1 लाख दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है ना? अब 1 लाख, ये तो 1 लाख है ही, उसको 1 लाख तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए था? 70,000। तो 70,000 सपोर्टिंग बैलेंस आपने डाल दिया, लेकिन ये 70,000 ताल्लुक कहां से रखता है? डेबिट साइड से, कि 70,000 बता रहे डेबिट साइड भारी है। 70,000 के बैलेंसिंग फिगर का क्रेडिट साइड पे होने से हमें यह पता चला कि भारी डेबिट साइड थी, जब तो इसने सपोर्ट ली। ठीक है? तो ये जो भी सपोर्ट जितने नंबर की होगी बैलेंस में, वो रिप्रेजेंट करेगी कि उसके ऑपोजिट साइड का वो बैलेंस है जी। लेकिन टी अकाउंट्स आप ऐसे नहीं करते जैसे मैंने बनाया, एक अकाउंट को पकड़ के अंत तक बना दिया, ऐसा नहीं होता। टी अकाउंट को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो देखो। कोशिश करूंगा बहुत बड़े बड़े ना बना पाऊँ, बनाऊं। ये एक टी अकाउंट है, ठीक है? ऐसे टी अकाउंट्स की मुझे कॉपी लेनी है। चलो पहली ट्रांजेक्शन हैंडल करता हूँ, पहली एंट्री हैंडल करता हूँ, सॉरी नॉट ट्रांजेक्शन, एंटर तो हो गई है ना ट्रांजेक्शन। तो एंट्री से टी अकाउंट में ले जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। यस, बिजनेस ट्रांजेक्शन थी, उससे मैंने रिकॉर्ड की एंट्री, अब एंट्री है उससे मैं लेजर में क्या कर रहा हूं? पोस्ट। ठीक है? सो पहला टी हमने देखा यार, पहले कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर कैश लिखा। ठीक है? कैश का एक टी अकाउंट बनेगा और दूसरा कैपिटल का बनेगा। कैश डेबिट हो रहा है कितने से? $20,000 से। अच्छा, ओपनिंग कैश कुछ भी नहीं है, बस यहां से स्टार्ट हो रहा है, $20,000 से कैश डेबिट हो रहा है, कौन सी तारीख को? 1 मई को। जो डेबिट हो रहा है $20,000 से कैश, वो किस वजह से हो रहा है? कैपिटल। इसकी क्रॉस में क्या है?
कैपिटल के बंदा देखिए 20,000 क्या है समझ नहीं आ रहा, तो उसको पता हो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस डला होना चाहिए कैपिटल। कैश डेबिट हो रहा है, जिस तरफ अमाउंट लिखी होती है वो चीज देखते हैं। अमाउंट लिखी है डेबिट पे, तो जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। अकाउंट कौन सा है ये वाला, ये कैश का अकाउंट है, कैपिटल तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस है, क्लियर। तो कैश डेबिट हो रहा है 20,000 से, ठीक है, और वजह क्या, कैपिटल। और कैपिटल हमारा 1 मई को क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, वजह क्या है, क्रॉस रेफरेंस। कैपिटल के लिए क्रॉस रेफरेंस क्या है, कैश। अब आप अचानक से शायद ये ट्रांजेक्शन देख रहे हो, आपने बुक खोली, इतने सारे टी अकाउंट्स होते हैं, तो मैं 2 बना के दे रहा हूँ, इतने सारे टी अकाउंट में कोई टी अकाउंट देखा आपने, उसमें कैपिटल था, कैपिटल में लिखा हुआ है $20,000 और साथ में लिखा है कैश, तो आप समझ जाओगे कि अब मुझे कैश के टी अकाउंट में जाना है, तो इसका मुझे वहां पर एंट्री मिलेगी। तो कैश के टी अकाउंट में गए तो वहां पर ये एंट्री मिली, या कैश खोलते और वहां पर कैपिटल लिखा होता, फिर कैपिटल के टी में जाते आपको वहां भी मिलती, ठीक है। तो दोनों साइड्स, एक डेबिट साइड पे लग गई, एक डेबिट साइड पे इफेक्ट आ गया $20,000 का, और एक क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आ गया $20,000 का। तो ओवरऑल अकाउंटिंग बैलेंस है अभी हमारी, ठीक है। चलो पहली हो गई एंट्री पोस्ट, पहली एंट्री पोस्ट हो गई। दूसरी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब आपने कहा 2 टी अकाउंट मजीद बनाने पड़ेंगे, सही। कौन सी तारीख की थी वो, 10 जून की। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, रिकॉर्ड तो कर चुके ना डेबिट क्रेडिट आप जनरल के अंदर। तो अब बस अब यहाँ पर आप अकाउंट्स बनाओ, ऑफिस इक्विपमेंट और अकाउंट्स पेबल। $10,000 से, तो $10,000 से ऑफिस इक्विपमेंट आया 10 जून। $10,000 से ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, और उसके बदले क्रेडिट क्या हो रहा है, अकाउंट्स पेबल, क्रॉस रेफरेंस ये है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है $10,000 से 10 जून को, और उसके बदले क्रॉस रेफरेंस क्या है, एक ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट लिख देता हूँ जगह कम है, ठीक है जी। तो इस तरह से करके आपने अकाउंट्स बनाने सारे। तो ये अभी तक हम बैलेंस चल रहे हैं, फिर आगे थर्ड पे 2 और रिकॉर्ड हो गए, पोस्ट हो गई ना $5,000 से। अच्छा, ये अगर मैं 10 भी लिख देता ना तो हमारा एरर पकड़ में नहीं आता, क्योंकि अकाउंटिंग तो बैलेंस हो रही है ना, दोनों जगह 10-10 लिखा है, तो एरर होता लेकिन पकड़ में नहीं आता। वरना हम अक्सर कहते हैं यार अगर हमारा बैलेंस चल रहा है ना सब, तो शायद एरर ना हुआ, एक चांस बढ़ जाता है आपका कि बैलेंस्ड है अकाउंटिंग तो एरर नहीं है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि एरर जीरो हो ही ना, हो सकता है फिर भी हो एरर, वो आप जब एरर्स पढ़ेंगे तब देखोगे उस चीज़ को। परचेजेस और कैश, अच्छा कैश का टी बना हुआ है, अब मुझे एक और टी बनाना है परचेजेस के नाम से, यहाँ बना देता हूँ। कितने का माल खरीदा है, 5 जुलाई को $3,000 का, 5 जुलाई को 3,000 से परचेजेस डेबिट हुए हैं, वजह क्या है, कैश पे खरीदा है, और कैश क्रेडिट होगा $3,000 से। कैश क्रेडिट हो रहा है $3,000 से, वजह क्या है, परचेजेस। अक्सर जब आगे स्टेज पे आगे ना इसको पढ़ने में गलत कर गया ना, तो इसके कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाएंगे। पढ़ना बिल्कुल ठीक है, अगर मैं कहूँ हाँ भाई परचेज क्या हो रही है, यहाँ पे परचेज क्या हो रही है, कौन सी साइड है, परचेज कहाँ है लिखिए, क्रेडिट हो रही है परचेज, जी नहीं, यहाँ परचेजेस अगर कोई पूछे ना क्या हो रही है, तो आप कहना परचेजेस डेबिट हो रही है, जो क्रेडिट पे लिखिए, ऐसा क्रॉस रेफरेंस लिखी हुई है, कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस डेबिट हो रही है, क्योंकि ये क्रॉस रेफरेंस है। मैंने पूछा कि इस एंट्री इस ट्रांजैक्शन के अंदर बताइए परचेजेस क्या हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, डेबिट हो रही है, भले लिखी क्रेडिट पे नजर आ रही है, क्योंकि ये क्रॉस रेफरेंस है। हाँ जनाब, यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, डेबिट, यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, और इसी वजह से कैश डेबिट हो रहा है, और यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, सही। तो इसकी लैंग्वेज शुरू से जितनी दुरुस्त रहेगी उतने ज्यादा चैंपियन होगा इंशाल्लाह। ये भी बैलेंस चलिए, क्योंकि एक डेबिट साइड पे 3,000 का इफेक्ट आ चुका है, और एक टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 3,000 का इफेक्ट आ चुका है। अकाउंट रिसीवेबल सेल्स, दोनों टी अकाउंट्स बनेंगे, राइट, नहीं बने हुए दोनों में से कोई भी। अकाउंट्स रिसीवेबल सेल्स, कौन सी तारीख को क्या हुआ है, 15 अगस्त 2000 से अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट,
15 अगस्त 2000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है, और सेल्स क्रेडिट $2000 से 15 अगस्त को, और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, ठीक है, 2000 से ये भी बन गई बैलेंस डाल। उसके बाद कैश डेबिट लोन्स पेबल क्रेडिट, एक ही अकाउंट है मेरा लोन्स पेबल का, लोन्स पेबल, और कैश का टी तो ऑलरेडी मौजूद है। कैश डेबिट हो रहा है कितने से, लोन लिया हमने $10,000 की, तो कैश $10,000 से डेबिट हो रहा है 20 सितंबर को, 20 सितंबर को कैश डेबिट हो रहा है $10,000 से। वजह क्या है, लोन्स पेबल, ठीक है ना, लोन्स पेबल क्रेडिट हो रही है $10,000 से, लोन्स पेबल क्रेडिट हो रही है, कैश में पैसा आ रहा है हमारे पास। फिर क्या आखिरी, लोन्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 1000 से, तो कैश से पैसा चला गया 31 अक्टूबर में $1000 से कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है, गलत लिखा ना, क्या लिखूंगा, क्योंकि लोन्स पेबल डेबिट होना है, लोन्स पेबल, ठीक है, और लोन्स पेबल में डेबिट कर दो $1000 कि इतने से लोन मेरी कम हो गई, लोन जो मेरे सर पे लाइबिलिटी खड़ी थी वो 1000 से कम हो गई, ठीक है, किस वजह से, कैश पे कर दिया, ठीक है, और 31 अक्टूबर के, सही है, ये एक्स्ट्रा टी फजूल का बना दिया मैंने जनाब। तो मेरी हो गई ट्रांजेक्शन खत्म। अब समझ लो सारी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हो गई है और पोस्ट भी हो गई है, ये पूरे ईयर तक ये चलता रहेगा हर ट्रांजेक्शन के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड आने का मतलब ये होगा अब तमाम टी अकाउंट्स को क्लोज करूंगा, तमाम टी अकाउंट्स को क्लोज करूंगा, ठीक है, तो सबकी क्लोजिंग इस तरह से होती है, ये एक लाइन डाली और नीचे टोटल के लिए डबल लाइन डाली, टोटल के लिए डबल लाइन डाली, क्लियर है। पहले मैं बना दूं ना, ये टोटल्स हैं हमारे, इसको इतने ही स्लो तरीके से सीखना है, इसको पूरे प्रोसेस से गो थ्रू होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो है ना इसमें एक एक स्टेप को खुद भी परफॉर्म कर रहे होगे ना, पेंसिल और पेन कैसे चलाना है वो भी समझ में आएगा, वरना ये भी मैं स्लाइड्स बना देता और टी अकाउंट्स दिखा देता, लेकिन नॉट एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट लुक एट थिंग्स, समटाइम्स यू विल हैव टू सी हाउ थिंग्स आर एक्चुअली डन एंड हाउ मच टाइम दे टेक, उस पूरे प्रोसेस से गो थ्रू होगा। अब इसमें ये मत बोल देना कि उधर भाई आप कॉपियाँ ले रहे हैं, आप बाकायदा पेन से लिखते पूरा पूरा, क्योंकि असली में तो वो करेंगे हम। एनीवेज नाउ आई नीड टू बैलेंस, दोनों में से बाहरी साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट, कैश का टी है ना, डेबिट साइड बाहरी है, ग्रीन से लिख देता हूँ 30,000, ठीक है, इस साइड को 30,000 में पहुंचने में कितने चाहिए, 26,000, वो तो इत्तेफाक से अगली लाइन है, वरना अगर बहुत सारी लाइनें बीच में छोड़ी भी होती तो टोटल वाली लाइन से एक लाइन ऊपर ही लिखता है, ये बैलेंस कहलाता है, बैलेंस, और उसको कहते हैं बैलेंस कैरीड डाउन, CD, क्या कहलाता है, बैलेंस CD, बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, और ये हमेशा अकाउंटिंग ईयर के आखिर में होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर हम अज्यूम कर रहे हैं 31 दिसंबर को खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पहली एंट्रीज हैं वो 1 मई की थी ना, तो हो सकता है 1 जनवरी से शुरू अकाउंटिंग ईयर, सही, या हो सकता है 1 मई को ही शुरू हुआ, तो उस केस में फिर ये 30 अप्रैल पे खत्म होता अगले साल की, लेकिन फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं 1 जन से 31 अक्टूबर, तो 31 दिसंबर, तो एक अकाउंट बैलेंस हो गया, राइट। आ जाते हैं दूसरे पे, इस साइड दोनों में से बाहरी साइड कौन सी है, 5,000, दोनों तरफ 5,000 लिख दिया, इस साइड को 5 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए, 5,000 चाहिए, ठीक है, ये बैलेंसिंग है जी जनाब, 20,000, 20,000, ठीक है, 20,000 बैलेंस CD, अकाउंट पेबल का जो टी है उसमें 5,000 क्रेडिट साइड पे सिर्फ 5,000, 5,000, अब मैं डेट और वो सब नहीं डाला, मैं डायरेक्ट CD लिख रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर करोगे पूरी 31
दिसंबर बैलेंस CD 3000, 3000, CD बैलेंस भी 3000। ज़्यादा है नहीं ना कुछ इस सवाल में डेबिट क्रेडिट होता हुआ। लोन पेबल 10,000 दोनों तरफ लिखा, ये बाहरी साइड 10,000 है और इस साइड को 10,000 तक पहुंचने के लिए 9,000 और चाहिए। बैलेंस शीट 9,000। क्लियर हो गई? सो फार सो गुड, सही है। इस स्टेज के बाद हम अब तक तमाम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं, सही है। हम कह सकते हैं कि लेजर पोस्टिंग तो हमें आ गई, सही। ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की, ज़्यादा नंबर ऑफ एंट्रीज बनी होंगी तो ज़्यादा लंबी एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन इसी पॉइंट पे मैं अगला स्टेप भी सिखा ही देता हूं, ठीक है, वो है ट्रायल बैलेंस का, ताकि फिर मैं एक साथ ही सवाल दे सकूं। तो आपका ये टी अकाउंट था जो दिखाया मैंने, और इसको मैंने सिर्फ यहाँ बैलेंस CD तक बताया, उस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करते हुए नहीं दिखाया। मतलब बैलेंस CD जो है वो अगले साल की पहले दिन ब्रॉड डाउन हो जाता है, वो मत करना, आप CD तक रखो, भले ब्रॉड डाउन बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये वही सवाल है। आप ये तो पूरा बना हुआ है, चलो गुड है, कोई नहीं। जो हमने पूरा बनाया ना पेन से, ये पूरा हमारे पास बना हुआ है। 26,000 का बैलेंस CD, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल के टी में 20,000 का बैलेंस CD बना। किस साइड पे? ये किस साइड का बैलेंस है? क्रेडिट साइड का बैलेंस है। लिखा डेबिट पे है भले, लेकिन है बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट साइड का, क्योंकि इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 20 लिखा है, ठीक है। आपको जब मैं दिखा रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने इतना फोकस करना है इस लाइन से ऊपर ऊपर तक का, कंफ्यूज नहीं होना, इतना फोकस करना आपने। क्लियर हो रही है? तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा शुरुआत में कुछ भी बैलेंस BD वाली लाइन तो मैंने लिखी भी नहीं थी। 5,000 लिखा है पहले, ये जहां पर मेरा माउस चल रहा है, 5,000 से इक्विपमेंट डेबिट हुआ, जिसकी वजह अकाउंट्स पेबल था, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ होगा इसके बदले, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल 5,000 किया, और उसके बाद बैलेंस CD यहाँ पर 5,000 लिखा हुआ आ गया। क्लियर है? इस तरह से ये आपने इतने हिस्से को देखना, नीचे BD वाले हिस्से को वो करो, इग्नोर। तो बहरहाल ये हमने पूरा जो है ना, ये आप रिक्रिएट करेंगे इसको, सो यू वुड नो व्हाट्स हैपनिंग। फिर उसके बाद एक और सवाल आता है, पोस्ट द फॉलोइंग डबल एंट्रीज इन द रिस्पेक्टिव लेजर। अब ये डबल एंट्रीज दी हुई है आपको, ये सवाल आप पहले सॉल्व कर चुके हो, इसकी ट्रांजेक्शन्स दी हुई थी, डबल एंट्रीज आप बना चुके थे। वो 1 लाख से कैश आया, शेयर कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट हुआ, फिर 36,000 से प्रीपेड रेंट डेबिट हुआ, 36,000 से कैश क्रेडिट हुआ, ये सब कर चुके आप। तो ये दोबारा से उसकी तस्वीर आपके सामने, इसको आपने लेजर पोस्ट करना है, ठीक है। इसमें कोई मतलब ऐसा करवाना ठीक नहीं होगा कि दोबारा ये ट्रांजेक्शन देके पहले रिकॉर्ड कराओ, फिर ये तो कर चुके हो ना रिकॉर्ड, तो बस डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करो, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग के हवाले से आपने कम से कम ये 2 सवाल हैंडल कर लेने, ठीक है। जो अभी मैंने खुद करवाया वो वाला, जिसकी ये रही ट्रांजेक्शन्स एंट्रीज ये रही, उनको पोस्ट करना, और दूसरा जो आपने लास्ट होमवर्क के अंदर किया था, ठीक है। तो इन एंट्रीज को आपने पोस्ट करना है लेजर में, और इसमें एक जगह फंसोगे आके, थोड़ा सा फंसोगे, ये मैं करके दिखाता हूँ। ये वाली 3 वाली आती है, तो उसको कैसे ट्रीट करोगे? 3 लाइन आइटम्स हैं। अब इसमें मसला ये है, इसको ट्रीट करने के क्रॉस रेफरेंस में इशू आएगा। क्रॉस रेफरेंस में ये इशू आएगा कि आपने बड़े अच्छे हिसाब से आपने कहा कि चलें ठीक है, टी अकाउंट बना लेता हूँ मैं 3 अदर, एक कैश का है, एक अकाउंट्स रिसीवेबल का है, ठीक है, और एक है सर्विस रेवेन्यू का, सही। कैश डेबिट हो रहा है 32,900 से। क्रॉस रेफरेंस क्या है? सर्विस रेवेन्यू। कैश डेबिट हो रहा है 32,900 से, और सर्विस रेवेन्यू कितने से क्रेडिट हो रहा है? आप कहते हो 54,100 से। अगर 54,100 होगा तो इसका क्रॉस रेफरेंस क्या होगा फिर? कैश अकाउंट्स रिसीवेबल। इसको ब्रेक करना, एक्चुअली ये जो है ना हमने किया है यहाँ पर, इस एंट्री को आप ऐसे तस्वर मत करना बनाओ, आप हर एंट्री को मतलब 3 स्टेजेस, 3 लाइनों वाला नहीं, 2-2 लाइनों वाले तस्वर करना। मतलब ये एंट्री को ब्रेक करो, ये एंट्री एक्चुअली कैश डेबिट 32,900 और 32,900 से सर्विस इनकम क्रेडिट, ठीक है। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल AR लिख रहा हूं, डेबिट, और सर्विस इनकम क्रेडिट कितने से? 21,200 से। ऐसा करने के बाद जो सिंगल आइटम था ना, उसको आपने 200 में, उसके अमाउंट को 200 में तोड़ दिया, जबकि वो 2 दफा क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है?
तो ऐसा करने से क्या होगा, अब क्रॉस रेफरेंसिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। 32,900 वाली एंट्री को देखा अगर तो सर्विस कैश डेबिट 32,900 से और सर्विस रेवेन्यू सर्विस इनकम 32,900 से क्रेडिट, और उसका क्रॉस रेफरेंस क्या है, कैश है, ठीक है। और दूसरी दफा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 21,200 से और सर्विस इनकम क्रेडिट 21,200 से, सर्विस इनकम, ठीक है। और सर्विस इनकम में 21,200 से क्रेडिट है, किसके बदले, अकाउंट रिसीवेबल, क्लियर है। अब आपको दिख रही है क्रॉस रेफरेंस के, ये एआर में 21,200 दिख जाएगा और 32,900 जो कैश में दिख जाएगा, क्लियर है। तो कभी अगर आपको इस तरह की दिखे ना, तो उसमें जो कॉम्बो आसान करने के लिए होते हैं, ठीक है यार, अगर एक ही चीज क्रेडिट हो रही है तो उसको टोटल कर लो, जितनी चीजें डेबिट हो रही है उनको अलग लिखो। तो इसका मतलब ओनर कार लेके आया $1,00,000 की, बहुत खतरनाक मोटर व्हीकल होगी वो, $1,00,000 की मोटर व्हीकल लेके आया बिजनेस में, फिर $2,00,000 के इक्विपमेंट लेके आया है, बैंक अकाउंट में जो है $1 मिलियन लेके आया और कैश $50,000 लेके आया। तो टोटल में अगर आपने एंट्री बना दी ना 50,000 प्लस 100,000 प्लस 200,000, ये हो गया 350 और प्लस 1 मिलियन, ये हो गया 1,350,000 1.35 मिलियन। तो 1.35 मिलियन से अगर आपने कैपिटल क्रेडिट कर दिया एक साथ, तो फिर आप क्रॉस रेफरेंसिंग में मसला होगा, आप हर एक को अलग अलग ट्रीट करो। कैश डेबिट $50,000, ओनर्स कैपिटल क्रेडिट $50,000, इक्विपमेंट डेबिट $2,00,000 और ओनर्स कैपिटल क्रेडिट $2,00,000। फिर तीसरी मोटर व्हीकल डेबिट $1,00,000, कैपिटल क्रेडिट $1,00,000, क्लियर है। बैंक अकाउंट बैंक डेबिट $1 मिलियन, कैपिटल क्रेडिट $1 मिलियन। तो अब सबका अलग अलग मिल गया आपको, क्लियर है। तो ये आप हैंडल कर लेंगे खुद से इंशाल्लाह। फिर आ जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा दूंगा तो आप बाकी चीजें काफी हद तक थ्योरेटिकली समझ जाओगे। ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस इस तरह की शक्ल होती है, ये ट्रायल बैलेंस की शक्ल थोड़ी सी इस तरह की होती है कि जो तमाम बैलेंसेज है ना वो लिखते हैं यहाँ पर बस, कि कैश का नेट बैलेंस कितना, अकाउंट रिसीवेबल का नेट बैलेंस कितना, सही है। तो अगर हम अपने ट्रायल बैलेंस को बनाने की कोशिश करें इनको देख के, तो हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। एक कॉलम यहाँ बनाना, बाइट से कर लेता हूँ, चलो कम से कम 8 लाइनें तो होनी चाहिए कि हमारे 8 अकाउंट्स हैं, समझिए ट्रायल बैलेंस हमारा, ठीक है। टोटल के लिए डबल लकीर का इस्तेमाल करने का, सही। कॉलम्स फिल करा सकते हो। यहाँ क्या लिखूं, डेबिट, यहाँ डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होगा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सारे अकाउंट्स होंगे ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, या लिस्ट ऑफ अकाउंट्स लिख दूँ या अकाउंट्स लिख दूँ, ठीक है। कि इस कॉलम में अकाउंट्स आ रहे हैं। जी जनाब, पहला अकाउंट क्या है, कैश बैलेंस कितना है 26,000, कैश का बैलेंस कितना बचा, ऑल डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स 26,000। ये 26,000 बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है 26,000, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस में कैश लिखूंगा और 26,000 डेबिट साइड पे लिख दूंगा, क्लियर। अगला आप बताइए, इक्विपमेंट कैपिटल, चलो कैपिटल देखो, कैपिटल क्या बैलेंस है 20,000, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अच्छा आप चाहो तो, अगर आप चाहो, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल वाला हिसाब किताब की थोड़ा आगे लिख दूं, क्रेडिट वाले को लिख दे भाई, कोई मसला नहीं है, तो लाइन में लिखा हो ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको लंबा कर देता हूँ अगर ये होता हो। एक दो लाइनें और रेडी है जी जनाब। तो ये वाले भी बैलेंस डाल दिए कैपिटल के बाद। कैपिटल के बाद ये इक्विपमेंट है और अकाउंट्स पेबल है। इक्विपमेंट का कितना है 5,000, ठीक है ना, 5,000 है, और कौन सा है डेबिट। उसके बाद अकाउंट्स पेबल कितना है बैलेंस 5,000, कौन सा है, अकाउंट्स पेबल को एपी लिख रहा हूं। नेक्स्ट परचेजेस $3,000, कौन सा बैलेंस है, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है, दोबारा डेबिट
डेबिट बैलेंस है ना, सीडी क्रेडिट पे है तो मतलब बैलेंस डेबिट का है। अकाउंट रिसीवेबल 2000, उसके बाद सेल्स 2000 से क्रेडिट बैलेंस, सेल्स के बाद लोन पेबल, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 9000 का, लोन्स पेबल। लॉजिकली क्या होना चाहिए हमारे टोटल्स आपस में बैलेंस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हर चीज पीछे से बैलेंस चल रही है। हर डेबिट के लिए क्रेडिट रखा था हमने, ठीक है ना, हर पीछे कुछ भी डेबिट हो रहा है उसके बदले कुछ क्रेडिट हो रहा है, कुछ भी मिसाल के तौर पे क्रेडिट हो रहा है तो उसके बदले कुछ डेबिट हो रहा है, सही है। और फिर उन सबको नेट ऑफ करके उन बैलेंसेस को यहां लिखा, तो इन सब बैलेंसेस का टोटल ही होना चाहिए, क्योंकि हर यहां पर जो डेबिट लिखा उसका एक इंपैक्ट क्रेडिट पे मौजूद है, सही है ना। सो 26,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, ये क्या 36,000 डेबिट साइड का टोटल। यहां पर क्या 20,000 प्लस 5,000 25,000, 25,000 और 11,000 36,000, ठीक है। ये बैलेंस आ जाना इसका मतलब ये है कि इट्स हमने एटलीस्ट अकाउंटिंग बैलेंस की है। अकाउंटिंग में हमारी एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली जो इक्वेशन है वो फेल नहीं हो रही अभी तक भी, बैलेंस हमारे अकाउंट क्लियर है। तो यहां तक आप लोग पहुंचाएं अपने सवालात को, फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाएंगे कि इसके जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। और इस चीज से कोई मैटर नहीं है कि एक डेबिट वाला आइटम लिखा है फिर एक क्रेडिट वाला आइटम लिखा है, फिर भाई एक साथ सारे डेबिट भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर है ना, 2 डेबिट एक साथ है, परचेज और अकाउंट्स वाले, यहाँ 2 क्रेडिट्स एक साथ आ गए, तो इट कैन हैपन। अब जैसे ये वाला देखो, इतने सारे डेबिट्स एक साथ आ गए, फिर इतने सारे क्रेडिट्स एक साथ आ गए, फिर इतने सारे डेबिट्स एक साथ आ गए, तो ये भी बैलेंस्ड है आपस में, सही। तो आप इसके पीछे की थ्योरी पढ़ोगे अगर ट्रायल बैलेंस की, कि ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पस है। ट्रायल बैलेंस एक तो हमारे सारे बैलेंसेस को समराइज कर देता है। क्यों ओनर पूछता है अगर मुझे मेरे सर पे उधार कितना है, तो आप ठक करके पेबल बता दो कि आपके सर पे उधार 5,000 का, आपके सर पे नहीं, बिजनेस के सर पे एक्चुअली, ठीक है। पूरे जो ना पूरे साल सेल कितनी हुई, सारी सेल्स हमारी जो क्रेडिट साइड है, अभी तो हमारे पास इत्तेफाक से एक ही सेल थी ना, वरना बहुत सारी होती, सारी टोटल होती, फिर सबका सीडी बनता। अगर पूरे साल कितनी सेल्स हुई, पूरे साल $2,000 की सेल्स हुई, क्लियर। दैट्स हाउ इट वर्क्स, इट समराइजेस। फिर ये एक्यूरेसी दिखाता है कि क्या हमारे डेबिट टोटल इक्वल टू क्रेडिट टोटल है, कि कोई हमने मिस्टेक तो नहीं की डबल एंट्री में। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसकी कोई जो है एक साइड पे डेबिट किया 20,000 और एक साइड पे क्रेडिट किया 2,000। जब अगर ऐसा किया होता हमने किसी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन पे एक साइड पे 20,000 डेबिट करते, एक साइड पे 2,000 क्रेडिट करते, तो डेबिट इफेक्ट 20,000 जाता, क्रेडिट इफेक्ट 2,000 जाता। तो कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2,000 आ रहा होता 20,000 की जगह। जब वो 2,000 आ रहा होता तो डिसबैलेंस होता डेबिट क्रेडिट, तो पता चलता है इसमें कोई एरर है डबल एंट्री का। सो ऐसे इससे ये पता चलता है कि हमारी इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन सो फार बैलेंस चल रही है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इससे हरगिज ये नहीं कह सकते कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस है तो मतलब हमारी 100% एक्यूरेसी। क्यों, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन थी बीच में, मिसाल के तौर पे जो हमें रिकॉर्ड करनी थी हमने की नहीं। एक ट्रांजेक्शन थी, मिसाल के तौर पे रेंट पे किया, चेक से रेंट पे किया, मिसाल के तौर पे $1,500, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ना $1,500 हमने एंट्री में डेबिट किया ना क्रेडिट किया। जब एक चीज डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं हुई तो वो दोनों पोस्ट भी नहीं हुई। जब दोनों पोस्ट नहीं हुई तो डेबिट में भी 1,500 ऐड नहीं हुआ और क्रेडिट में भी 1,500 ऐड नहीं हुआ, दोनों तरफ से 1,500 कम है, तो बैलेंस तो है हमारी, लेकिन एरर फिर भी मौजूद है। एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है कि ओमिट कर गया पूरी एक एंट्री रिकॉर्ड करना। तो उससे क्या हुआ, उससे ट्रायल बैलेंस रहेगा, हाँ ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस रहेगा, मुश्किल एरर पर उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, एक ट्रायल बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज के हेल्प्स ट्रैक अकाउंट्स बैलेंसेस ओवर टाइम, क्योंकि अकाउंटिंग की जो एंट्रीज है ना उसको देख के आप थोड़ी बता सकते हो कि किस चीज का क्या बैलेंस चल रहा है। मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, या तो मैं काउंट करूं बैठ के बार बार, या तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो एक नंबर बता देता कि इतना बचा, इतना आया, इतना गया, उसमें से इतना बचा। और जरूरी नहीं है ना कैश काउंट मेरे पास जितना रखा हो वो सही हो कि नहीं हो सकता है कैश में मेरे पास रखा हो 2.5 लाख रुपए, ओनर पूछे कैश कितना है, कम है, आपके तो 2.5 लाख रुपए, ओनर कहेगा अकाउंट दिखाओ। अकाउंट्स में उसने कहा कि मुझे सारे डेबिट्स बताओ, आपने डेबिट्स में से सारे क्रेडिट माइनस किए, उस हिसाब से 2,80,000 बच रहा है, तो इसका मतलब फिजिकली कैश कम है। अब वो इन्वेस्टिगेट करेगा। सो
दिस इज अ सिंपल ट्रायल बैलेंस व्हिच वी ऑलरेडी मेड बिफोर, और ये एक सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द प्राइमरी यूजफुलनेस ऑफ इट। तो इसकी यूजफुलनेस ये है कि वो तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस को समराइज कर देता है, एक्यूरेसी इंश्योर करता है आपके अकाउंटिंग की, कि जब आपके लेजर्स में जो पोस्ट हुआ है सारे बैलेंसेस वो एक्यूरेट है कि नहीं है। इससे पहले कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ट्रायल बैलेंस में सब कुछ समराइज होकर एक जगह आ जाता है, फिर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, ठीक है। ये फिर आपके पास इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, इन सारी ट्रांजेक्शन्स को आपने सबसे पहले डबल एंट्री रिकॉर्डिंग करनी है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करनी है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, और वो ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड होना चाहिए। ये बड़ा मजे का चैलेंज है, इट्स गोना टेक मोर देन आवर और मे बी मोर देन 2 आवर्स ले ले, क्योंकि इतनी फॉर्मेटिंग करनी है और बिल्कुल जिस फॉर्मेट से बता रहा हूँ वैसे बनाना। फॉर्मेट क्या होना चाहिए मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में बताता हूँ। सबसे पहले आपने जर्नल की कॉलम्स बना के एंट्रीज बना ली, ठीक है, सारे एक साथ। उसके बाद आपके एक पेज में 3 टी अकाउंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और उसमें भी कैश का टी अगर हो ना तो बड़ा रखना, क्योंकि आप देखोगे ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैश की हो शायद, तो वो तो आप डिसाइड करोगे जब रिकॉर्डिंग करोगे, तो देखोगे सबसे ज़्यादा कौन सा अकाउंट है, तो उसमें ज़्यादा लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी ना। और आपका जो अंदाज होना चाहिए, मैं टेबुलर फॉर्म में अगर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये टी अकाउंट, लेकिन एक पेज पे आपने, आप समझो एक नहीं बनाना, 2, या कैश वाले पेज पे शायद 2 बना लो, कैश रखो एक हाथ और रखो, लेकिन एक पेज पे ऐसे 3 होने चाहिए। आपकी क्लोजिंग जो है ना वो यहाँ होनी चाहिए, मतलब टोटल टी टोटल यहाँ होना चाहिए, और बैलेंस सी डी एक लाइन ऊपर, या तो यहाँ आ रहा होगा या यहाँ आ रहा होगा अमाउंट, और उसके बाद बैलेंस सी डी पूरा लिखो। क्लियर है। यहाँ पर डेट्स होनी चाहिए, कॉलम नहीं बनाने, बस डेट ध्यान में रखना कि डेट डालनी है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ डेट्स की जगह है सही, और यहाँ पर अमाउंट्स की जगह। अमाउंट्स का भी कॉलम नहीं बना रहा मैं इतने कॉलम ऐड नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ जितना ज़्यादा टी स्ट्रक्चर है उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट यू हैव टू मेक। और आपका जो प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक दफ़ा सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई, उसके रिकॉर्ड होने के बाद हर एंट्री को यहाँ पर, हर एंट्री को और उसके क्रॉस रेफरेंस को दोनों जगह पोस्ट करके और क्रॉस रेफरेंसेस डाल दिए, और उसके बाद उस एंट्री के ऊपर जो आपने बनाई हुई थी ना पहले एंट्री, उस पर टिक मार दिए कि ये दोनों पोस्ट हो गए। इस तरह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पोस्ट करो। जब ये करोगे जिस तरह मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका बैलेंस जाएगा। कोई स्टेप लूज किया, स्किप किया, तो आपको उस वक्त लग रहा होगा मैं तेजी से कर पा रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली ये बैलेंस पे पहुंचोगे ना, आप बीच में कोई सिली मिस्टेक कर चुके होगे, कुछ एक आध चीज स्किप कर चुके होगे, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं आएगा। फिर उसको बैलेंस ना आने के बाद फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना, वो एक अलग एडवेंचर है। हाँ, ये भी अच्छी चीज है, अगर बैलेंस ना आए तो भी लर्निंग अच्छी है कि फिर उसको ट्रैक कैसे करते हैं, बैलेंस निकालते कैसे, उसकी भी फिर ट्रिक्स होती है। सही। सो ये आपको मैं वर्क दे रहा हूँ अभी, आप वो करें। ये मिस्टर सॉन्डर्स वाला सवाल जो दिया था आप लोगों को, इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं कि जो मैं करवा देता हूँ अभी, ठीक है। जैसे कि वैसे ही दिखा दूँ अगर, बिकॉज इसका आंसर नीचे मौजूद नहीं है, वैसे ही दिखा दूँ। मिस्टर सॉन्डर्स इन्वेस्ट्स $20,000 ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट एंड $10,000 इन कैश। तो इसमें मिस्टर सॉन्डर्स जो कि ओनर है, अपेरेंटली वही क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक डेबिट $20,000 से, कैश डेबिट $20,000 से, मिस्टर सॉन्डर्स कैपिटल क्रेडिट $20,000 से। लेकिन जब तुम लोग टी अकाउंट बना रहे होगे तो तुम्हारे लिए ये कंबाइंड एंट्री से ज़्यादा काम की एंट्री ये वाली होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कहते हो ना कैश डेबिट, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल 30,000 से क्रेडिट करते हो और बैंक जो है 20,000 से डेबिट करते हो और कैश जो है 10,000 से डेबिट करते हो, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब टी अकाउंट बना रहे होगे तो 3 टी अकाउंट फॉर एग्जाम्पल इसमें इम्पैक्ट करेंगे, कैश, बैंक और कैपिटल, ठीक है। 3 टी अकाउंट्स इसके अंदर वो कर रहे हैं इम्पैक्ट। कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से, उसके क्रॉस रेफरेंस पे कैपिटल है क्योंकि क्रेडिट हो रहा है कितने से, 10,000 से। अब आपको 30 दिख रहा है कि 30 से कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, वो आप 30 नहीं सोचो, उसको ब्रेक करो 10 और 20 के अंदर, क्योंकि 10 से कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और कैश डेबिट हो रहा है। फिर बैंक 20 से डेबिट हो रहा है और उसके बदले कैपिटल 20 से क्रेडिट हो रहा है, सही है। तो टी अकाउंट्स देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा कन्वीनियंट जो हमारी एंट्री है वो इसकी बजाय ये होनी चाहिए।
ये और अमाउंट्स में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। 10,000 से कैश डेबिट और 10,000 से कैपिटल क्रेडिट। इसी तरीके से 20,000 से बैंक डेबिट और 20,000 से कैपिटल क्रेडिट। ठीक है ना। तो ये दो एंट्रीज में अगर ब्रेक कर दें हम इसको, तो बैंक में पैसा लाया कैपिटल क्रेडिट, कैश में पैसा आया कैपिटल क्रेडिट, तो फिर वो ज़्यादा हमें ऐसा देखो कैपिटल दो दफ़ा, एक दफ़ा 20 और एक दफ़ा 10 से नजर आ रहा है, 20 और 10 से नजर आ रहा है, उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग बैंक और कैश। ठीक है। सो ये मैंने जिस तरह अच्छा टी अकाउंट बनाने का आपको लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मेट बता दिया था, क्रॉस रेफरेंसिंग वगैरह, तो प्रॉपर उसकी तरह बनाना। मेरे पास तो इतना सा स्पेस था, वरना बड़ा स्पेस होता तो मैं बाकायदा फॉर एग्जांपल कैपिटल का टी बनाता। तो जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, वो कुछ ऐसा होता, कैपिटल लेट्स सपोज 20,000 से क्रेडिट हो रहा है और उसका क्रॉस रेफरेंस था बैंक, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है। ठीक है। तारीख 1 जन थी शायद, पता नहीं, फिर 1 जन को ही कैपिटल क्रेडिट हो रहा था 10,000 से, और उसके बदले कैश डेबिट हो रहा था। क्लियर। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक अगर मैं ट्रांजेक्शन्स पढ़ूँ तो वो ये हैं, जैसे ये वाले 7 जनवरी के, द बिजनेस ट्रेड्स इन सम ओल्ड किचन इक्विपमेंट विच वैल्यूड एट $3,000 फॉर न्यू किचन इक्विपमेंट। बिजनेस ट्रेड इन करता है न्यू किचन इक्विपमेंट के बदले ओल्ड किचन इक्विपमेंट, नया खरीदता है और पुराना इक्विपमेंट बेच देता है। सही है। और सेटलिंग द डिफरेंस विद कैश। अब जो इक्विपमेंट आ रहा है नया, वो कितने का है? $4,000 का। ठीक है ना। तो उसको न्यू इक्विपमेंट नहीं लिखना है, इक्विपमेंट ही लिखना, क्योंकि आपके पास टी अकाउंट में न्यू और ओल्ड इक्विपमेंट के नाम से नहीं होता, वो तो जुमले में आपके पास अकाउंट इक्विपमेंट के नाम से है। अब इसमें फ्रायर आ रहा हो, इसमें किचन की जो भी और दूसरा ओवन वगैरह आ रहा हो, या ओल्ड इक्विपमेंट न्यू इक्विपमेंट, जो भी लैंग्वेज वो यूज करें, आपने इक्विपमेंट ही बोलना है इसको। ठीक है। इक्विपमेंट डेबिट $4,000 से, उसके बदले इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से। अब अपनी आसानी के लिए अगर आपने इसको न्यू और उसको ओल्ड लिखना है, वो एक अलग बात है आपके लिए, ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हो, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। इक्विपमेंट क्रेडिट $3,000 से, और डिफरेंस सेटलिंग इन कैश, मतलब हमें कैश देना है, इसका मतलब है। ठीक है। डिफरेंस सेटलिंग विद कैश, कैश क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता था डिफरेंस मतलब डिफरेंस वाज रिमेंड एज ऑन अकाउंट बैलेंस। ऑन अकाउंट बैलेंस मतलब उधार का बैलेंस रहता, तो फिर यहाँ पर जो है ना हम लिखते हैं अकाउंट्स पेबल। ठीक है। अच्छा, कोशिश किया करो कि जब मर्चेंडाइज की खरीदो फरोख्त उधार पे हो, तो लैंग्वेज मर्चेंडाइज फरोख्त किया है, बेचा है उधार पे, तो डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है। मर्चेंडाइज खरीदा है उधार पे, तो परचेजेस डेबिट, खरीदा है क्योंकि, और क्रेडिटर्स क्रेडिट। ठीक है। ये लैंग्वेज यूज किया करो। मर्चेंडाइज के अलावा जो भी उधार हैं, फिर और दो तरह के होते हैं, 3 तरह के आप उधार पे चीजें कर सकते हो। एक तो मर्चेंडाइज, दूसरा है मर्चेंडाइज के अलावा कोई दीगर एसेट्स। ठीक है। या मतलब फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है ना। तो वो हमारे जो भी नॉन करंट एसेट्स हैं, बाकी जो हम खरीद रहे हैं। और तीसरी चीज़ है हमारे एक्सपेंसेस। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारी पेमेंट्स जाती हैं। ठीक है। जो एक्सपेंसेस की मद में पेमेंट जाती हैं, तो उनके लिए हम बनाते हैं एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन अगर कैश ना गया हो लेकिन और एक्सपेंस हमारे सर पे आ गया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक अगर मैं ट्रांजैक्शन दिखाऊं यहीं पे, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन होगी ये वाली, 8 जन, द रेस्टोरेंट एक्रूज $1,000 इन अनपेड एम्प्लॉय वेजेस टू बी पेड एट अ लेटर डेट। रेस्टोरेंट एक्रू करता है, मतलब उधार रखता है, रेस्टोरेंट ने उधार रखी $1,000 की एम्प्लॉयज की वेजेस, मतलब अनपेड है वो, उसको एक्रू कर दिया, मतलब बाद में पे करेगा। डेफर कर दिया या एक्रू कर दिया एक ही बात है, बाद में पे करेगा। टू बी पेड एट अ लेटर डेट, तो इसका मतलब एक्सपेंस हो गया हमारे सर पे बाद में करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल क्रेडिट, जो अमाउंट लिखे वो अमाउंट लिख देना, एक्स एक्स डाल लो। ठीक है। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल क्रेडिट। इसी तरीके से वो ऐसा हो सकता था, रेंट हमारे सर पे ड्यू हो गया, हमने पे नहीं किया, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। ठीक है। और कोई अदर एक्सपेंस बताओ। बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी बिल्स पेबल क्रेडिट।
तो वो एक्सपेंसेस के नाम से पेबल करना उसको, ठीक है। जबकि मर्चेंडाइज अगर खरीदते तो आप लिखते परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट, ठीक है। पेबल का नाम नहीं लिखना था, पेबल मत लिखना, क्रेडिटर्स लिख देना, क्रेडिट। और तीसरा नॉन करंट एसेट जब खरीदा, मतलब इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा किसी एक्स अमाउंट का और उसके पैसे नहीं दिए तो वो भी पेबल है, तो इसको इक्विपमेंट पेबल लिखना लॉजिकल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है इक्विपमेंट पे करना है मुझे, कैश नहीं दिया ना, पैसा भी नहीं दिया तो उधार रखा है, तो उधार में क्रेडिट क्या करो, क्रेडिटर्स क्रेडिट करो, नहीं क्रेडिटर्स तो हमने किसके लिए मखसूस रखा है, मर्चेंडाइज के लिए। मर्चेंडाइज वो माल जो बेचने की नियत से हम खरीदते हैं, जो यूज करने की नियत से नहीं खरीदते, बेचने की नियत से खरीदते हैं, तो उसके जो क्रेडिट्स होते हैं वो ट्रेड क्रेडिट्स कहलाता है, मतलब तजारत वाले उधार हैं, तो ट्रेड क्रेडिट्स का क्रेडिटर्स लिखते हैं हम। लेकिन इक्विपमेंट हमारे ट्रेड क्रेडिट नहीं है, वो हमारे पर्सनल यूज, मतलब ऑफिस यूज का आइटम, उसको बेच नहीं रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर दो, मैं पूरा AC लिख देता हूँ अकाउंट के लिए, पेबल, अकाउंट पेबल क्रेडिट, क्लियर है। इसको इस तरह से अपने ध्यान में फिक्स रखो ताकि आप लोग डिस्टिंग्विश कर सको। बाद में अगर कुछ चेंजेस कुछ भी कराने हुए तो मैं जो कोर्स थ्रू आउट पूरा साथ ही ले रहा है तो वो थोड़े बहुत चेंजेस देख लेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैं इस टाइम के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, और बाद में जाके उसको फिर उसका रियल जो ट्रीटमेंट है वो बताता हूँ। वो ये भी गलत नहीं है, लेकिन वो जो रियलिस्टिक ट्रीटमेंट जो भी होगी बाद में बताऊँगा, सही। बट अगेन आप लोग ये याद रखना। अच्छा, तो एक तो ये ट्रांजेक्शन थी जो ट्रेडिंग वाली बतानी थी, और यहाँ पर ना एक ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, द बिजनेस ट्रेड्स इन सम ओल्ड किचन इक्विपमेंट विच ही वैल्यूड एट, और ही नहीं है, बिजनेस ने वैल्यू किया, बिजनेस ही नहीं होता, विच इट वैल्यूड, या दिस इक्विपमेंट वाज वैल्यूड, सही है ना, वो छोटी सी मिस्टेक है तो काट के सही कर देना। इसी तरीके से एक ये, हाँ ये अच्छी ट्रांजेक्शन है, the business exchanges some excess inventory valued at $2,500 for a used deep fryer valued at $2,000 and the difference is accrued. बिजनेस ने एक्सचेंज की $2,500 की इन्वेंट्री फॉर अ यूज्ड डीप फ्रायर जो कि $2,000 का था। अब पहले तो यहाँ पर ये समझना है कि जा क्या रहा है, आ क्या रहा है, ठीक है ना। तो आप ये समझो बिजनेस जो ने जो एक्सचेंज किया, तो पहले बिजनेस ने क्या दिया उसका जिक्र है, बिजनेस ने अपनी एक्सेस इन्वेंट्री जो है ना, वरना ये एक्सेस का लफ्ज नहीं लिखता ना, एक्सेस का लफ्ज लिखने से जाहिर हुआ कि फालतू पड़ी हुई इन्वेंट्री, तो वो आपको कैसे पता दूसरे बिजनेस की कि आप दूसरे बिजनेस की इन्वेंट्री ले रहे हो और अपना डीप फ्रायर दे रहे हो, अगर कोई बंदा ये सोचे, जबकि केस यहाँ यही नहीं, यहाँ क्या केस है, अपनी इन्वेंट्री दे रहे हो और डीप फ्रायर किसी से ले रहे हो। अब एक्सेस के लफ्ज से ये पता चलता है कि यहाँ हम खुद इन्वेंट्री दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें कैसे पता अगले के पास एक्सेस है वो इन्वेंट्री, सही है ना। तो हमें ये तो पता है जो अगला बंदा हमें डीप फ्रायर दे रहा है वो यूज्ड है, वो तो हम डीप फ्रायर की उस कंडीशन से देख के बता सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री के साथ एक्सेस लगने का मतलब है यकीनन हमारी इन्वेंट्री जिसका हमें पता है कि हमारे पास एक्सेस रखी है, तो हमारे पास इन्वेंट्री जा रही है सामने से डीप फ्रायर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सबसे पहले आई एम एक्सचेंजिंग दिस विद दैट, एक्सचेंज करो मतलब एक्सचेंज के बाद जो पहली चीज लिखी हुई है ना वो आप यकीनन दे रहे हो और उसके बदले दूसरी चीज ले रहे हो। तो आप यहाँ ये मत समझना कि इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री आपके पास से जा रही है और 2,500 की इन्वेंट्री जा रही है। अब देखो इन्वेंट्री जब निकलवाता है ना बिजनेस से मतलब इन्वेंट्री किसके रूट से जा सकती है, इन्वेंट्री तबाह हो सकती है, बिजनेस की खराब हो सकती है, इन्वेंट्री ओनर लेके जा सकता है, या तीसरा जो सबसे कॉमन चीज क्या है, इन्वेंट्री बिक सकती है, ओनर लेके जा नहीं रहा और तबाह हो नहीं रही यहाँ पर, ठीक है, आप समझो ये बिक रही है इन्वेंट्री, सेल हो रही है, तो आपकी इन्वेंट्री जो जा रही है आप उसको लिख दो सेल, $2,500 सेल क्रेडिट कितना से $2,500, ठीक है। और उसके बदले एयर फ्रायर आ गया आपके पास, वो डीप फ्रायर आ गया $2,000 का, ठीक है ना। उसको ओल्ड फ्रायर मत लिखना बल्कि फ्रायर ही मत लिखना, इक्विपमेंट लिख देना, इक्विपमेंट के अंदर डाल दो, या आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे इसको किस में क्लासिफाई करना है, ठीक है। और 500 जो बचा है वो यहाँ लिख दिया कि मेरे पास रिसीवेबल है, और सेल्स है ना क्योंकि सेल के अगेंस्ट है तो आप डेटर लिखोगे, सही है, क्योंकि ऑपरेशनल आइटम है उसके अगेंस्ट है तो आप उसको डेटर्स में लिख दोगे, सही। अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिखोगे। अगर ये होता ना मैंने इक्विपमेंट बेचा किसी को, पुराना इक्विपमेंट बेचा किसी को $1,000 का, उसके बदले मैं क्या डेबिट करूं, तो डेटर्स डेबिट करूं, नहीं यार वो ट्रेड वाला आइटम नहीं है, तो फिर क्या डेबिट करूं, तो आप एक ऐसी चीज डेबिट कर दो जो हर चीज में हर मामले में चल जाती है,
वो अकाउंट रिसीवेबल। एक ऐसा लफ्ज है जो हर चीज में चल जाता है। तो इन्वेंट्री अगर बेच रहे होते ना, सेल क्रेडिट हो रही होती, तो उसके बदले डेटर डेबिट। लेकिन जहां पर कोई और चीज नॉन करंट एसेट अपना बेच रहे हो, वो क्रेडिट हो रहा है, तो एक तो वो अपने नाम से क्रेडिट हो रहा है, सेल्स के नाम से क्रेडिट नहीं हो रहा क्योंकि मर्चेंडाइज है नहीं वो, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है उसके अगेंस्ट। ये बातें मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब पीछे से कंटिन्यूटी में चल रहा है। सो आई सपोज कि आप लोग ये समझ रहे होंगे फर्स्ट हैंड पे बात, वरना बहुत दफा और रिपीट होनी है। अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो आगे बड़ी सारी एंट्रीज वगैरह आएंगी, तो आप उसके अंदर क्लियर कर लोगे अपने आप को। अब जैसे द बिजनेस पेज द सप्लायर विद $4,500 क्रेडिट व्हेन ऑर्डरिंग अ न्यू बैच ऑफ स्पाइसेस। बिजनेस ने एक अपना सप्लायर को पेमेंट कर दी $4,500 की, जब नया ऑर्डर दे रहा था ना। फॉर एग्जांपल हमारा किचन वही हमारा फ्राइड चिकन का बिजनेस है। अब मैं नया ऑर्डर दे रहा हूँ चिकन वाले को कि यार, या स्पाइसेस वाले को, अच्छा मसाले वगैरह जिससे लेता हूँ उसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि मुझे इतना इतना मसाला जरा भिजवा दो। तो जो मेरा नया ऑर्डर है उसके अंदर कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन पिछला जो $4,500 उसके साथ उधार था, उसने कहा यार आपका पुराना भी एक उधार है। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है यार, मैं आपको अपनी बैंक डिटेल्स दें या मैं आपका अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं उसको लगे यार ट्रांसफर कर देता हूँ, या उसको कहता हूँ अपना बंदा भेजो मैं चेक दे देता हूँ। तो नए ऑर्डर की इसमें कोई जिक्र नहीं है, बस बताया कि जब नए ऑर्डर की कॉल चल रही थी या नए ऑर्डर की ईमेल जो हो रही थी, तो लास्ट जो हमारी पेमेंट बाकी थी करना, वो हमने कर दी। तो लास्ट पेमेंट करना बाकी थी, मतलब लास्ट इससे पीछे हमने कहीं पर परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट किया होगा $4,500 से, ठीक है। तो इसलिए हम उस क्रेडिटर्स को दोबारा डेबिट कर देंगे इस ट्रांजेक्शन के अंदर, और उसके बदले हमारे पास से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक क्रेडिट कर सकते हैं, कैश क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये बताऊंगा कि जब तक कैश ना लिखा हो ना, तब तक बैंक ही डेबिट क्रेडिट किया करो, ठीक है, क्योंकि बैंक का अकाउंट नेगेटिव भी जा सकता है। अगर बैंक से ज्यादा कट भी गए ना, पैसे माइनस में आ सकता है बैंक का आंसर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो एक चीज होती है ना, कि बैंक बैलेंस से ज्यादा आपने निकलवा लो तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, लेकिन कैश का आंसर माइनस में नहीं आ सकता। पता चला आप सारी ट्रांजेक्शन के लिए कैश यूज कर रहे हो और पेमेंट्स इतनी ज्यादा हो गई जितना कैश था नहीं, तो एक अजीब सी बात हो जाएगी, कैश नेगेटिव में आ जाएगा। कैश नेगेटिव में आ नहीं सकता, लॉजिकल नहीं है। अब जैसे यहाँ कैश सेल्स लिखा है तो वाकई था, क्योंकि कैश लगा तो आप इसको कैश के अंदर यूज कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया इसका, और मैं नोट्स के अंदर में भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके आंसर्स भी ऐड कर दूंगा, इन 2 पेजेस के दरमियान इसके आंसर्स भी ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से बनती है। तो आपने इस सवाल के, जो आपके सामने सवाल है, इसके अपने तमाम एंट्रीज बना के उसके टी अकाउंट्स में पोस्ट किया होगा। पोस्टिंग के बाद उनके टी अकाउंट के बैलेंसेस को सारे ट्रायल बैलेंस में ले जाके देखा होगा और बैलेंस चेक किया होगा, फाइनल बैलेंस क्या आ रहा है, ठीक है, जो मैं इसके अंदर आंसर ऐड भी कर दूंगा, आप उसे रिकन्फर्म भी कर सकते हो, बट प्रायोरिटी यही कि आप खुद करो पहले सॉल्व। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिपोर्ट्स। मैं पीछे भी 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि कंपनी के जो अकाउंटेंट्स होते हैं, किसी भी बिजनेस के अकाउंटेंट्स जो रखे गए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं अपने ओनर को, जो एक समराइज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट लॉस पता चल रहा होता है, जिसमें कंपनी का कैश फ्लो पता चल रहा होता है, जिसमें जो कंपनी है या कोई भी बिजनेस है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर, जिसमें उस बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन पता चल रही होती है, जिसमें उस बिजनेस के अंदर ओनर के पैसे की क्या पोजीशन है वो पता चल रही होती है, कि ओनर ने कितना लगाया था, कितना निकलवाया, सब। और फाइनली जिसमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, इन 4 रिपोर्ट्स के एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, ठीक है। तो 5 चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आएंगी, ठीक है। आपसे ज्यादा ताल्लुक रखता हुआ आपके लेवल पे वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। जब मौका कभी मिलेगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी बाद में दिखा दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये वो हिस्सा है कि जो बताता है कि कितने पहले आपके पास कंपनी के कितने शेयर कैपिटल था, उसके बाद और कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, पहले रिटेन अर्निंग कितनी थी, सही है। ये सारी चीजें, ये डिटेल्स इसमें होती है शेयर होल्डर्स बिल। अच्छा, हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट के लिए दूसरा नाम आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हो उसको, या उससे और एक ब्रॉडर टर्म है जो इनकम स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद रहे तो ठीक है, याद बाद में हो ही जाएगी, बार बार हम जिक्र करेंगे इसका। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको मैं SOCI से याद रखता हूं, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या इनकम स्टेटमेंट बोल दो इसको, या फिर इसका एक और नाम है क्या, प्रॉफिट P&L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं बैलेंस शीट, इसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SFP, ठीक है। फिलहाल मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के नाम से इसका जिक्र करूंगा, आगे जाके मैं भले इसको SFP बोलना शुरू हो जाऊंगा।
तो आपकी इनकम स्टेटमेंट का जो हदफ होता है वो होता है कि प्रॉफिट आया है या लॉस आया है इस अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड मतलब पूरा साल भी हो सकता है, अकाउंटिंग पीरियड वैसे पूरे साल का ही होता है, लेकिन ओनर को जब आप रिपोर्ट कर रहे हो सकता है आप 6 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहे हो उसको, हो सकता है आप क्वार्टरली 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हो, या हो सकता है आप उसको एक पूरे महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो। तो उसमें पता चलेगा पूरे महीने में जितनी भी सेल की, परचेज की, जितने भी एक्सपेंसेस हुए सब निकाल के प्रॉफिट बचा या लॉस हुआ। ठीक है, तो वो जिस भी अकाउंटिंग पीरियड जिस भी पीरियड के लिए, वो पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए अगर तो पूरे साल की होगी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ठीक है, तो बताती है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस। मतलब अगर आपकी इनकम जो है वो ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट है, वरना लॉस है। ठीक है, उसका उल्टा है तो लॉस है। बिजनेस बैलेंस शीट के अंदर क्या, बैलेंस शीट के अंदर आप अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह से चीजें बता दो कि बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए कहाँ से पैसा आया था, तो लाइबिलिटीज का कितना हिस्सा है उसमें से, ओनर्स कैपिटल का कितना हिस्सा है। क्लियर है, बैलेंस शीट इस तरह से होती है, अभी देखोगे। तो बेसिक आइडिया जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, वो मैं पहले तो इनकम स्टेटमेंट का एक मिसाल देता हूँ सर्विसिंग बिजनेस की, जिसका कोई माल नहीं होता, तो होता ना माल परचेज किया और सेल किया, वो नहीं होता जिसके पास, वो तो सीधी सीधी सर्विस इनकम होती है। कोई भी सर्विस बिजनेस फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक रखता हो, स्कूल है तो फीस इनकम। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल बीच में लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं, अब आपको थोड़ा फॉर्मेट भी ध्यान में रहे। सब पेज शुरू हो रहा है तो यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ उसको मैं। आपने इसमें कॉलम्स खींचने नहीं है, लेकिन इमेजिन करना है, जैसे एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम इसको यहाँ कर दो। ठीक है, तो फीस इनकम पूरे साल की रिपोर्ट है। एक बच्चे से फीस मिलती है मिसाल के तौर पर पूरे साल $600, बहुत कम है, मल्टीप्लाइड बाय 500 बच्चे, तो क्या हो गया ये $300,000 एक्चुअली, $300,000 आपकी इनकम हो गई। ठीक है, लेस एक्सपेंसेस, इसके अलावा सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है आपने माइनस करने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसकी मिसाल क्या है, रेंट पूरे साल का, मिसाल के तौर पे पूरे साल का रेंट, मैं इस कॉलम में टोटल कर रहा हूँ एक्सपेंसेस को, पूरे साल का रेंट मिसाल के तौर पे आता है $12,000। ठीक है, यूटिलिटी बिल्स पूरे साल के अंदर फॉर एग्जाम्पल $20,000, सैलरीज टीचर्स की सैलरीज वो पूरे साल के अंदर मिसाल तौर पर $75,000। सही है, और अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये मैं बताता हूँ क्या होता है। बस यूँ समझ लो कि अगर हम मोटर व्हीकल लेते हैं तो उसको पूरे को मोटर व्हीकल को एक्सपेंस नहीं कहते, उसको हम कहते हैं एसेट है हमारा, मोटर व्हीकल हमारी एसेट है। क्यों, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ है, ऐसा थोड़ी कि हमने ली और कंज्यूम हो गई, वो तो 5 साल 8 साल चलेगी, तब तक हम उसको यूज करते रहेंगे। तो जो चीज हम 5 से 8 साल तक चला पा रहे हैं तो उसको एक साथ पूरा एक्सपेंस करना तो नहीं है, उसको हम नॉन करेंट एसेट्स में डाल देते हैं, और हर साल उसमें से एक पोर्शन एक्सपेंस करते हैं कि इतनी वैल्यू की हमने मोटर व्हीकल यूज कर ली, वो कहलाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। समझ आई, मिसाल के तौर पर एक फोटोकॉपी मशीन ली, नॉन करंट एसेट है, आपका काम फोटोकॉपी का है, वो फोटोकॉपी मशीन की पूछा यूजफुल लाइफ कितनी है, तो आपको बताया गया कि भाई ये 50 लाख कॉपीज निकाल सकती है। कितनी, ठीक है, अब आपने कहा कि यार 50 लाख कॉपीज के बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया मिसाल के तौर पे फोटोकॉपियर, डॉलर्स में बोल रहा हूँ, तो आपने $800 की ली तो फोटोकॉपी मशीन, और आपको बताया गया कि इसकी कैपेसिटी, प्रिंटिंग कैपेसिटी जो है वो है 5 मिलियन प्रिंट्स, 5 मिलियन कॉपीज। सही, अच्छा 5 मिलियन कॉपीज निकालने के बाद भाई ये खत्म हो जाएगी, फिर तो उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचना है। हाँ, लेकिन ये एक और बात होता है, 5 मिलियन कॉपीज तक ये नहीं कि 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, महाना मेंटेनेंस जरूर होगी मशीन की, उस मशीन की महाना मेंटेनेंस जरूर होगी, और आई शुड यूज अ बेटर फिगर जिससे कुछ थोड़ा सा अच्छा नंबर भी सामने है। तो यह है कि महाना मेंटेनेंस होगी, महाना उसमें टोनर डलेगा, इंक डलेगा, पेपर डलेगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन वो मेंटेनेंस के बावजूद वो कॉपीज निकालते रहे, कब तक निकालेगा, 50 लाख कॉपीज तक, तो फिर इसके बटन भी टूटने फूटना शुरू हो जाएंगे, इसके मशीन के जो है ना सारे पार्ट्स स्क्रैचेस आना शुरू हो जाएंगे, उसमें मशीन भी इसकी फंसना शुरू हो जाएगी, फिर ये जो है ना हल्की फुल्की मेंटेनेंस से नहीं चल सकती। अच्छा, तो उसके बाद बिक कितने की सकती है, फिर तो स्क्रैप होगी, कितने की होगी, तो बताया फिर तो ये $400 में चली जाएगी।
फिर तो ये बिल्कुल इस्तेमाल अगर हम कर ले तो $400 के अंदाजन बिक जाएगी, राइट। अब आपने कहा कि यार इसका मतलब ये है कि मैं पूरी जो इसकी यूजफुल लाइफ है अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो एस्टिमेटेड यही है कि मैं इसको $1600 तक का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि 2000 की चीज है, उसके 400 तो मुझे मिल ही जाने मरे से मरा। जब बेचूंगा तो 400 रुपए तो वजन तोल के ऊपर भी मिल जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब $1600 की मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ टोटल। और इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ ईयर्स में नहीं बताई, इसकी लाइफ आपको एक होता है ना 5 साल लाइफ है, 3 साल लाइफ है, ये नहीं बोला, और लॉजिकल लाइफ बताई इसका, इसकी यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ कॉपीज के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कितनी है भाई इसकी यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ कॉपीज के हिसाब से, कहा 5 मिलियन कॉपीज। तो आपने कहा पर कॉपी इसके हम देखते हैं डेप्रिशिएट कितनी हो रही है, $1600 तक हम कर सकते हैं इसको इस्तेमाल ना, तो पर कॉपी कितना कितने डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1600 डिवाइड बाय 5 मिलियन, तो पर कॉपी हम इतने डॉलर्स का इसको कंज्यूम कर रहे हैं, $0.00032, ठीक है। अब पूरे साल पर हमने देखा कितनी कॉपीज निकली, पूरे साल हमारे 2 मिलियन कॉपीज निकल है, कितनी, तो पूरे साल हमने इसको कितना कंज्यूम कर लिया, $640 का, सही है। $640 तक का हमने कंज्यूम कर लिया, ये हो गई डेप्रिसिएशन। इंस्टेड ऑफ पूरी फोटोकॉपियर मशीन को हमने खरीदने वाले दिन कहा कि पूरी की पूरी मैं एक्सपेंस कर रहा हूं फोटोकॉपी मशीन एक्सपेंस। भाई एक्सपेंस की डेफिनेशन तो ये है ना कि जब कंज्यूम कर लो आप तब वो एक्सपेंस होते हैं, कंज्यूम थोड़ी है, इट्स स्टिल अवेलेबल फॉर यूज। ये तो एसेट की डेफिनेशन में जा रही है। एसेट की डेफिनेशन क्या है, रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड, रिसोर्सेज जो यूज की जा सकती है वो एसेट है। ये यूज हो थोड़ी चुकी है कि इसको हम एक्सपेंस बनाते हैं, ये फोटोकॉपी मशीन यूज की जा सकती है तो ये हमारा एसेट है। जब ये यूज हो जाएगी तो फिर हम उसको एक्सपेंस करेंगे। अब वो यूज ऐसे नहीं होती ना थोड़ी थोड़ी करके, अब जैसा मोबाइल का बैलेंस हो तो पता है हमारा कितना यूज हो रहा है, इसका तो ऐसा सीन ही नहीं है। या बिजली का बिल का पता है पूरे महीने के बाद आ रहा है कि आपने इतने यूनिट्स कंज्यूम करे तो इतना बिल बना, ठीक है। तो इसके हम कैसे फिर एस्टिमेशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन के जरिए। मतलब वो ये वाली जो वर्किंग करते हैं ना नॉन करंट एसेट्स का एक्सपेंस निकालने की, वो होती है डेप्रिसिएशन की वर्किंग, क्लियर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं मिसाल के तौर पे इस मिसाल में स्कूल वाली मिसाल में लेता हूँ, तो इतनी सारी डेस्कें होती हैं, इतना सारा फर्नीचर होता है और जो भी इक्विपमेंट होता है वो सारे इसके सारे हर किस्म के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर करके मिला के टोटल में कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पूरे साल के लेट सपोज $40,000 तक के, ठीक है। और अगर कोई और चीज़ जहन में आती है तो वो एक्सपेंसेस भी डाल सकते हो, बहरहाल मेंटेनेंस एक्सपेंस या क्लीनिंग एक्सपेंसेस, एडमिन की कोई एक्सपेंस, एडमिन डाल देता हूँ, एडमिन में सब आ जाते हैं, एडमिन के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस। हालांकि एडमिन के लोगों की सैलरीज भी सैलरीज में शुमार हो गए, लेकिन तो ये सैलरीज टीचर्स की डाल देता हूँ, चलो ये ऊपर वाला है ना वो टीचर की सैलरीज है, और ये एडमिन स्टाफ वो होता है जो पढ़ाता नहीं है, ये अलग से, तो इनके तमाम एक्सपेंसेस कुल मिला के भी $50,000 कर दिए। क्या 12,000 20,000 ये हो गया 32,000, 32,000 और 75,000, 1,07,000, 1,07,000 के बाद 90,000, 197,000, $197,000 के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास, 3 लाख में से ये 3 लाख मेरा इनकम थी, इसमें से एक्सपेंसेस ये है, ये माइनस किए तो क्या बचा 1,03,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। हाँ ये है कि उधर इसमें से भी टैक्स माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा, लेकिन मैं फिलहाल यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट ना इसी के ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट होता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है। अभी हम टैक्स को अज्यूम कर रहे नहीं है कोई भी टैक्स, तो नेट प्रॉफिट हो गया, सही है। ये एक सिंपल इनकम स्टेटमेंट के का ढांचा है आपके सामने आ गया। इनकम लिखी, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस को टोटल किया और वो माइनस किया, तो इनकम स्टेटमेंट आपको ओनर को क्या बताती है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये एक सर्विसिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है। अब मैं इनकम स्टेटमेंट की एक मिसाल लेता हूँ ट्रेडिंग बिजनेस की, सही है। ये ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है, मैंने वहाँ से इसलिए स्ट्रक्चर उठाया है कि आपको सवाल में जो है आपके नोट्स के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है। ये कॉलम्स बने हुए हैं, आप लोगों ने बनाने नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए दिखाने के लिए खाली, वरना कॉलम्स वगैरह इस तरह से होनी है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ इनपुट करूँ तो यहाँ पर लिखता मैं फी इनकम, ठीक है, $3 लाख, ठीक है। वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ टोटल करता, टोटल जो भी आता है यहाँ पर आता $197,000 तो माइनस होता है, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, अकाउंटिंग में ब्रैकेट लगाते हैं माइनस के लिए, फिर $1,03,000, सही है, समथिंग लाइक दिस होती है। ये सवाल इसने ये किया जरूर, जो पैसा आ रहा है वो यहाँ लिख रहे हैं आप इनकम के तौर पे, और जो पैसा जा रहा है वो यहाँ लिख रहे हैं। पहली बात तो पैसे को नहीं लिख रहा मैं यहाँ,
पैसा नहीं बोलना इसमें। आमदनी हम यहां लिख रहे हैं, आमदनी का हरगिज मतलब ये नहीं कि पैसा आ रहा है, आमदनी मतलब आपने अर्न कर लिया। इनकम, इनकम का मतलब आपने अर्न कर लिया, जो अर्न किया वो यहां पर आता है और जो कंज्यूम किया वो यहां पर आता है एक्सपेंसेस, और जो कंज्यूम है उसका टोटल करके फिर यहां पर भी तो डालते हैं ना उसको माइनस के साइन के साथ, क्योंकि अपनी ऑपोजिट साइड पे चला गया तो माइनस का साइन डालेगा। क्लियर? लेकिन पैसा मत बोलना। देखो इसके अंदर बहुत आगे जाके प्रॉब्लम होगी, अगर आप लिटरेचर सही नहीं पकड़ोगे ना अकाउंटिंग की, तो कॉन्सेप्ट खराब हो सकते हैं। इस बात को मैं इसी पॉइंट पे क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं कि मैंने रेंट पे किया $50,000 का, तो आप कहते हो रेंट मेरे पास से रेंट गया, आपने कहा रेंट क्रेडिट $50,000। अच्छा भाई, तो डेबिट क्या होगा? अब आप सोच रहे हो डेबिट क्या होगा। भाई प्रॉब्लम ये है कि आपने रेंट गया क्यों बोला? आपके पास से गया तो कैश है या बैंक से पैसा गया? बोलो कैश से पैसा गया, किस मद में गया वो दूसरी चीज है, वो है रेंट एक्सपेंस, क्योंकि मैंने एक्सपेंस के इंकर किया। जब भी मैं डेबिट और क्रेडिट को आने और जाने के तरीके से नहीं देखता, मैं कहता हूं सर जो डेबिट और क्रेडिट में अगर कोई एसेट है ना उसको देखो इस नजरिए से, क्या आ रहा है या जा रहा है। हमारे पास इस ट्रांजेक्शन में था एसेट कैश, कैश हमारे पास से जा रहा था तो कैश क्रेडिट पे लिखा। अब रह गया डेबिट पे कुछ लिखना बाकी है, वो डेबिट पे क्या लिखेंगे? क्यों जा रहा है कैश? क्योंकि हमने रेंट दिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्पेस को कंज्यूम किया है किसी के, तो मैं ये तो नहीं लिख सकता ना स्पेस कंज्यूम्ड एक्सपेंस, वो रेंट एक्सपेंस कहलाता है। सही है? इसी तरीके से कभी ऐसी भी ट्रांजेक्शन आ सकती है जिसमें आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाए। मतलब ये कह रहा है कि वेजेस ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं की, तो जरवाइस में तो हमारे पास से कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन समथिंग ड्यू तो हो गई है ना आपके ऊपर। वो जो चीज ड्यू हो गई है हमेशा एक्सपेंस डेबिट पे आता है, मोस्टली डेबिट पे आता है एक्सपेंस। तो ड्यू हो गया अगर आपके ऊपर एक्सपेंस, आप लिखोगे वेजेस एक्सपेंस डेबिट। अब पैसा गया नहीं है तो क्या क्रेडिट करूं? तो आप कर दो वेजेस पेएबल। पीछे बताया था ना मैंने कि कोई एक्सपेंस है तो अपने नाम के साथ पेएबल होता है, अगर उसकी मैंने पेमेंट नहीं की हो तो वेजेस पेएबल क्रेडिट लिख दो। सही है? इसमें कुछ जा नहीं रहा हमारे पास से पैसे की जरूरत, कुछ नहीं जा रहा, लेकिन एक सर पे एक्सपेंस तो आके खड़ा हो गया ना, तो यही एक्सपेंस कल को हमारी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट भी बनेगा। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी अगर मैं वेजेस एक्सपेंस लिख रहा हूं तो उस वक्त आप ये मत समझना कि ये यहां मैं इसलिए ये लिख रहा हूं अमाउंट कि ये पैसा गया मेरे पास से, हो सकता है पैसा ना गया हो। सही है? जो हम कंज्यूम करते हैं वो इस कॉलम में आ जाता है सारा, जो हम अर्न करते हैं वो इस कॉलम में आ जाता है, और अगर इस कॉलम का टोटल उस कॉलम में लेके जा रहा हूं तो माइनस के साइन के साथ आएगा। क्लियर है? बारह। तो इनकम स्टेटमेंट, अब मैं फिलहाल मैंने जो पिछली मिसाल थी वो मेरी सर्विसिंग बिजनेस की थी, जिसमें कोई मर्चेंडाइज नहीं होता। सर्विसिंग बिजनेस में कोई मर्चेंडाइज नहीं होता। हमारे पास मर्चेंडाइज किस में होता है, कौन से बिजनेस में होता है? ट्रेडिंग बिजनेस, जो ट्रेड करता है, तिजारत करता है, उसके पास मर्चेंडाइज होता है, कुछ खरीदता है बेचता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस की जो आमदनी है वो कहां से ड्राइव होती है? सेल्स से, जो माल उसने बेचा। तो आपके टी अकाउंट से सेल्स के टी अकाउंट का एक बैलेंस गया होगा ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से वो सेल्स का बैलेंस यहां लाके रख दोगे। ठीक है ना? सेल्स का कुछ भी अमाउंट है, मिसाल के तौर पर $5,000 पूरे, आप एक महीने के लिए, ये क्या कह रहा है, फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल की अकाउंटिंग करो। चलो खैर है, $5,000 तो बहुत कम है, फिर एक लॉजिकल फिगर रखो ना, पूरे साल की सेल आप लिख दो $500,000, थोड़ा बड़ा बिजनेस हो भले, तो पूरे साल की सेल जो है ना $500,000 आपकी, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाद में माइनस होंगे, पहले तो वो माइनस होगा कि जो माल बेचा है ना उसकी कॉस्ट। ये जो गुड्स सोल्ड थे मेरे, जो माल बेचा है, उनकी अपनी लागत क्या थी, मुझे पहले तो वो माइनस करूंगा ना, उसके बाद वो माइनस होने के बाद जो बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से फिर और एक्सपेंसेस माइनस करूंगा कि मेरा बिजली का बिल है, रेंट का बिल है, वगैरह वगैरह। एक बिजनेस है जो फुटबॉल्स खरीद के सेल करता है, तो उसने फुटबॉल्स $5 लाख की बेची, वो जो फुटबॉल्स उसने बेची उसको खरीदने में कितने की पड़ी थी, पहले वो माइनस करेगा। फुटबॉल का खरीद दाम पहले माइनस करेगा, वो खरीद दाम माइनस करने के बाद कहोगे चलो हमारा बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट तो बना रहा है किसी किस्म का। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ये कि जो चीज बेची है उसके खरीद दाम से ऊपर पे बेची है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा। अब वो जो भी प्रॉफिट बचा ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद उसमें से अभी और एक्सपेंसेस माइनस होना बाकी है, जैसे जगह दुकान का किराया हो सकता है, लोगों की जो वेजेस है, सैलरीज हो सकती है, बिजली का बिल हो सकता है। ठीक है? वो अदर एक्सपेंसेस जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है, वो माइनस होने के बाद फिर नेट प्रॉफिट बचेगा। तो एक ट्रेडिंग बिजनेस में दो किस्म के प्रॉफिट आते हैं, पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे माइनस करनी है। अभी मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी एक वर्किंग होती है, वो पूरी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, कि लेट्स सपोज जो माल बेचा उसका खरीद दाम था $2 लाख। ठीक है? तो इसमें से माइनस किया तो मेरे पास बचा $3 लाख। ये मेरा क्या है?
ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करनी है मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ टोटल कर लूँगा सारे, ठीक है। यहीं से उठा लेता हूँ, देखता हूँ कितनी खूबसूरती से उठते हैं। ओह बहुत बड़े बड़े फिगर हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया लॉक होता है सही, यूटिलिटी बिल्स, सैलरीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस, ये जो भी इनके अमाउंट्स हैं ये लिख के आप लिख के टोटल करते हो सबको और यहाँ लिखते हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर बनता है $200,000, तो क्या बचा $100,000 मेरा, क्या ये, हाँ $2,00,000 क्या था टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, $2,00,000 को हम क्या कहेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। लाइन छोटी तो मैं लिख के बार बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल फिगर आएगा उसको मैं क्या कहूँगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से करके ट्रेडिंग उसकी मतलब इनकम स्टेटमेंट बनती है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी मैंने बताया उसमें एक चीज़ अब मैं मजीद ऐड करूँगा कि ये वर्किंग कैसे होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग है ना, तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक सीधा सीधा लिख दिया ना $2,00,000, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बाकायदा वर्किंग होती है, वो मैं आपको बताऊँ कैसे होती है। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो समझ गए ना, तो वो मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग हमारी कुछ ऐसे होगी, सेल्स में से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसमें लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट लिखते हैं, लेट सपोज हमारे पास पिछले साल से बचा हुआ माल था $20,000 का, एड परचेजेस, इस साल हमने माल खरीदा $1,90,000 का, ठीक है ना, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री $10,000 का इस साल हमारा आखिर में साल के माल बच गया, तो मतलब हमने बेचा कितने का 20 प्लस 1,90,000 माइनस 10, 2 लाख का माल बेचा। 2 लाख का 2 लाख तक का हमें पड़ा था ये माल जो हमने 5 लाख का बेचा, एक्चुअली 2 लाख का बेचा का मतलब ये ना 2 लाख का माल बेच दिया, 2 लाख की वैल्यू का माल हमने बेचा 5 लाख में, तो जो 3 लाख ऊपर है वो हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और ये 2 लाख क्या मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2 लाख को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकता हूँ, जो सेल हुई उसकी कॉस्ट, वो हमें कितने का पड़ा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहलाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहलाता है, ठीक है। 3 लाख जो नीचे बचा वो क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको लॉजिकली समझने के लिए ये ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे क्यों निकाले, जरा गौर करो। मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि मेरा जो माल बिका इस साल उसकी मालियत क्या थी, आसान तरीका है, पिछले साल से इस साल कितनी मालियत का माल कैरी फॉरवर्ड हुआ। सपोज ये बिजनेस का पहला साल नहीं है, पिछले सालों से चल रहा है, तो कुछ माल पिछला साल जब खत्म हुआ होगा तो कुछ बचा होगा ना एंड में, तो वो इस साल शुरू में हमें विरसे में मिला, पिछले साल से $20,000 तक का माल, प्लस इस पूरे साल हमने परचेजेस कितने की 1,90,000 की। कैसे पता चला, डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, हर ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट, बैंक क्रेडिट या परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट होता था, तो तमाम परचेजेस हो के टी अकाउंट के अंदर जमा हुई, तो पूरे साल की परचेज इतनी हुई टी अकाउंट के तहत, ठीक है ना। और टी अकाउंट से 1,90,000 का ट्रायल बैलेंस में क्या होगा बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें परचेज के साथ ये लिखा हुआ नजर आया, तो हमें पता चला कि पिछले साल से माल इतना अवेलेबल था हमारे पास, और इस पूरे साल हमारे पास हमने मजीद माल खरीदा, तो माल हमारे पास कितना होना चाहिए, अभी 2,10,000 का होना चाहिए, लेकिन हमारे पास माल कितना पड़ा है, जब काउंट किया तो पता चला सिर्फ $10,000 तक का माल पड़ा हुआ है। यकीनन इसका मतलब $2,00,000 तक का माल क्या किया होगा, बेच दिया होगा, सही है। इसमें यह मत सोचना हो सकता है कुछ चोरी भी हो गया, क्योंकि जो था पहले से जो मजीद खरीदा, तो मतलब अवेलेबल फॉर सेल पूरे साल हमारे पास 2,10,000 का था, और अभी हमारे पास सिर्फ 10 रह गया, तो मतलब 2 लाख जो हमने सेल कर दिया होगा, मतलब ये सोचना सही है। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर निकला ओपनिंग इन्वेंट्री $20,000 प्लस इस साल पूरा कितना खरीदा 1,90,000, तो हमारे पास अवेलेबल कितना था बेचने के लिए $2,10,000 का पूरे साल,
और अभी हमारे पास अवेलेबल एंड में कितना रहेगा साल खत्म होने के बाद $10,000 तक, तो यकीनन $2 लाख तक का माल बेचा होगा। जो ये 5 लाख की सेल्स हुई है उसकी हमें लागत $2 लाख की आएगी, तो जो बाकी बचा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर है, ये इसकी वैल्यू। और ग्रॉस प्रॉफिट में से वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल करके माइनस कर दोगे आप, तो अगर नेट प्रॉफिट बचना है। तो मैंने दोनों की आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट्स की मिसाल दी है, एक सर्विसिंग बिजनेस की और एक ट्रेडिंग बिजनेस की। अब सर्विसिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट जो मिसाल दी है वो जरा देख लेते हैं। ये रही एक सर्विसिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट की मिसाल है, ठीक है। प्रीमियर लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2022। थोड़ा सा देख के पता चल जाना चाहिए कि हमारी इनकम स्टेटमेंट है। और क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आ रहा, तो ये हमारा सर्विसिंग बिजनेस है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू का डायरेक्ट बात क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बीच में खरीदा हुआ माल बेचने का कुछ है ही नहीं हिस्सा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेक्शन ही नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का जवाब ही पता नहीं होता, तो बचा सिर्फ और सिर्फ अदर एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू टोटल इतना कमाया, अदर एक्सपेंसेस टोटल किए 628 के, माइनस के तो 1722 बचा नेट प्रॉफिट। क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। दूसरी तरफ अगर ट्रेडिंग बिजनेस है उसकी अगर मैं इनकम स्टेटमेंट दिखाऊं आपको, ये एक ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। वेंडीज होलसेल इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू जो सेल्स रेवेन्यू हमारा टोटल है वो यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग किया। अच्छा, इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग नहीं डाली, इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग नहीं डाली, लेकिन बता रहा हूँ ये जो पूरा जो एरिया है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, पूरी वर्किंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है, ठीक है, जिसका टोटल ये यहाँ पर डाला है। सही, कैसे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंटरी, फिर पूरे साल की परचेजेस, पूरे साल नहीं 3 महीने की, जनवरी 1 से 31 मार्च तक है, पूरे 3 महीने के लिए अकाउंटिंग कर रहा है। तो ये कितना हो गया टोटल, ओपनिंग स्टॉक 34,000 प्लस परचेजेस 12,000, कितना हो गया 46,000। 46,000 ये इसने सब टोटल किया यहाँ पर, फिर 46,000 में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जो अभी बचा हुआ माल है, तो इसका मतलब 26,000 तक की लागत का माल बेच दिया होगा। अच्छा, ये मिस्टेक यहाँ पर जरा देख लेना, यहाँ मार्च 31 नहीं लिखना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर होना चाहिए जन 1, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक शुरू में आता है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर होना चाहिए मार्च 31 लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग होने वाला स्टॉक होना चाहिए और वहाँ ओपनिंग वाला स्टॉक होना चाहिए। सो ओपनिंग स्टॉक 34,000, इतनी सारी लाइनें में हटा रहा हूँ ताकि क्लीन हो जाए। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये हमारा यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टार्ट है, यहाँ से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग है, जो बॉक्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ओपनिंग स्टॉक ये रहा, प्लस परचेजेस ये रही 12,000 के, तो उनका टोटल दोनों का आया 46,000, फिर 46,000 में से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया तो बचा जो 26,000। इसका मतलब इतनी लागत का माल बेचा होगा, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो सेल्स थी उसमें से उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की, तो बचा 29,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर अदर एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दूसरा नाम ओवरहेड्स भी कहलाता है, ये भी कह सकते हैं उसको। ये टर्मिनोलॉजीज वक्त के साथ साथ सीखते चले आओगे। तो ये सारी टोटल करके माइनस की, तो अभी हमारे पास क्या बचा, नेट प्रॉफिट। अब ये देख लो, इस नेट प्रॉफिट में से अभी टैक्स माइनस नहीं किया, तो इसने इसलिए लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन अभी हम कंसीडर कर रहे हैं टैक्स अगर हो ही ना तो यही नेट प्रॉफिट है। क्लियर है। तो एक ट्रेडिंग बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट की वो मिसाल थी।